एमजे रिवर्ब सोसाइटी वेलकम बैक गाइस। आज हम एपिसोड 160 यानी 160 एक्सप्लेन करने वाले हैं। उससे पहले एक छोटा सा रिव्यू। लास्ट एपिसोड में जैसा हमने देखा था फेंगयुआन के ऊपर दिखाया जा रहा था सीन, क्योंकि फेंगयुआन को यहाँ पे ऑफर मिला था कि तुमने हमारे क्लैन के बंदे को बचा लिया है, तो जाओ ऐसा करो, ट्रेजरी में से जाके, जो कि इनर ट्रेजरी है, वहां से जाके कुछ भी ले सकते हो। तुम्हें कोई गू तुम्हें चाहिए तो तुम ले सकते हो। और ये मौका मिला फेंगयुआन को। फेंगयुआन तो बहुत ज्यादा खुश, वो तो निकल भी चुका था रास्ते में, और जब वो ट्रेजरी के अंदर पहुंचा वहां पे उसको एक गू भी दिखा था। अब स्टार्ट करते हैं अपना न्यू एपिसोड, लेट्स स्टार्ट। वहां बहुत सारे गू थे, उनमें से अमोंग दैम एक इमोर्टल गू था जिसका नाम था रेपुटेशन रेस्ट्रिक्शन। रैंक 7 का इन्फॉर्मेशन पाथ का रेयर गू था। फेंगयुआन इंस्टेंटली इंटरेस्टेड हो गया क्योंकि उसका इन्फॉर्मेशन पाथ वीक था जो उसकी ग्रोथ को लिमिट कर रहा था। इस गू का इफेक्ट क्रेजी था। यूज करने पर एक रोप बन जाता था जो डेसोलेट बीस्ट, प्लांट या इवन एशियन डेसोलेट बीस्ट तक को बांध सकता था। इन्फॉर्मेशन पाथ होते हुए भी एंस्लेमेंट पाथ का इफेक्ट देता था, एकदम यूनिक था। फेंगयुआन को सबसे ज्यादा ये बात पसंद आई कि इसका पावर ओनर के रेपुटेशन पे डिपेंड करता था। अभी अभी के टाइम में सबसे बड़ा नाम किसका चल रहा है? ऑब्वियसली फेंगयुआन का इनाम हर जगह फेमस है, तो रेपुटेशन तो गदर लेवल की है भाई की, तो होगा ही होगा। फेंगयुआन सोचता हुआ कहता है, बट मेरा इन्फॉर्मेशन पाथ तो नॉर्मल है। रैंक 7 गू से इमोरियल बीस्ट कंट्रोल करना इम्पॉसिबल है। शायद इसे कोर बनाकर एक इमोर्टल क्लियर मूव बनाना पड़ेगा और उसमें टाइम लगेगा, शायद तब कुछ हो सकता है। थोड़ा सोचकर उसने डिसाइड किया कि रेपुटेशन रेस्ट्रिक्शंस नहीं लेगा बल्कि वर्जा थॉट गू रखेगा। ये डिसीजन सुन के वू योंग थोड़ा सा सरप्राइज हुआ। फेंगयुआन कामली बोला, ईस्टर्न सी में कुछ गेन हुआ है, अब मैं विजडम पाथ वाली डेविनेशन टॉर्टोइस ट्रांसफॉर्मेशन पे फोकस करूंगा। वू योंग ने सर हिलाकर बोला, एक और काम था। शिया क्लैन ने फ्रॉस्टी पीक पे नजर डाली है। हिस्ट्री और डिटेल इन मॉर्टल ग्रुप में है। भाई हेल्प कर सकते हो तो डिफेंस में तो कर देते, ये उसने बोला था। तो फेंगयुआन ने तुरंत ही बोला, आई एम इन, मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसने गू इंस्पेक्ट किया और सब समझ गया। पहले शिया क्लैन ने मूल बाउल को जीत लिया था, वो जो मून बाउल वाली वैली थी ना, उसको जीता था, प्रॉफिट लिया था। अब उनका टारगेट था फ्रोस्टी पीक, जो पहले एक लोन इमोर्टल का था। बाद में वो इमोर्टल मर गया और फ्रोस्टी पीक वू क्लैन की प्रॉपर्टी बन गई। अब शिया क्लैन उस इमोर मतलब एक होता है ना इमोर्टल के डिसेंडेंट को ले आया कि देखो, जिसको तुमने मारा है, जो बंदा इस जगह का ओनर था, वो तो मर गया, लेकिन इसका एक डिसेंडेंट है, होता है बेटा, ग्रैंड चाइल्ड या कुछ भी होगा। बस एक बच्चे को ले आया, बड़ा जो भी है, कि ये देखो, ये रहा मेरा प्रूफ, ये इसका डिसेंडेंट है, तो ये फ्रोस्टी पीक अब इसका हुआ ओरिजिनली, लेकिन तुमने कब्जा कर रखा है तो तुम वापस कर दो। और वो बंदे शिया क्लैन में ज्वाइन करवा लेंगे, वो जो इनका डिसेंडेंट है, और एक तरीके से शिया क्लैन का हो जाएगा। तो अलग अलग तरकीबें लेके आ रहे थे, क्योंकि देखो डायरेक्ट जाके छीन तो नहीं सकते ना, इज्जत से छीनना पड़ेगा। राइटियस पाथ के लोग हैं। फेंगयुआन सोचता हुआ कहता है, एक मॉर्टल गू मास्टर वू क्लैन को चैलेंज कर रहा है, पर मैं फ्रॉस्टी पिक डिफेंड करूंगा। ये मेरा बेस्ट चांस है अपनी स्ट्रेंथ दिखाने का। मिशन मिल गया था, लेकिन फेंगयुआन ने तुरंत ही निकलने की जल्दी नहीं की। उसे पता था कि अभी उसके सारे ट्रम्प कार्ड्स रिवील नहीं करने चाहिए। डेविनेशन टॉर्टोइस ट्रांसफॉर्मेशन डिफेंस के लिए बेस्ट थी, और अटैक के लिए उसे वर्जा थॉट गू से एक नया किलर मूव बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता, याद रखना। दो उसके पास ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन है। एक जब उसने ईस्टर्न सी में यूज करा था, वो पता नहीं, वो जो म्याओ नाम का बंदा था, उसके दो बंदों को बचाने के लिए, और दूसरा तो हम जानते हैं ड्रैगन वाला फॉर्म जो उसने मारा था भाई नॉर्थर्न प्लेस में कुत्ते की तरह एक बंदे को मारा था, वो वाला सीन तुम्हें याद होगा, वो वाला। नेक्स्ट 10 दिनों तक फेंगयुआन घर से नहीं निकला। पूरा टाइम नया इमोर्टल कलर मूव रिड्यूस और मॉडिफाई करने में लगा रहा था। पर इसी दौरान शिया क्लैन ने वो क्लैन पे प्रेशर बढ़ा दिया था, बार बार अर्ज कर रहा था, र्यूमर्स फैला रहा था ताकि पब्लिक प्रेशर क्रिएट हो जाए। वो योंग भी पर्सनली फेंगयुआन के पास आया, लेकिन फेंगयुआन ने हर बार कामली बोला था, यानी हो जाएगा, टेंशन मत ले। फेंगयुआन बस यही कहता है यहाँ पे कि नो रश भाई, नो रश, टेंशन मत ले। शिया क्लैन चिल्ला रहा है तो चिल्लाने दो, उनके पास फ्रॉस्टी पीक से फोर्स लेने की हिम्मत नहीं, यानी मतलब फोर्स से तो ले नहीं सकते। यही सब र्यूमर फैलाएंगे, यही सब हरकतें करेंगे चिंदी सी, तो करने दो, कोई नहीं। ईस्टर्न सी में मैंने सीखा है, पेशेंस ही पावर होती है, स्लो का मतलब बेटर रिजल्ट होता है। ये फेंगयुआन ने जवाब दिया था। हर बात का जवाब फेंगयुआन के पास रेडी था। वो योंग अंदर ही अंदर टेंशन में था। क्लैन का हेड होने के नाते मतलब उसके ऊपर प्रेशर देखो था ही था, और फेंगयुआन भी मतलब आराम से चल रहा था, तो उसे लग रहा था यार थोड़ा जल्दी हो जाए तो प्रेशर कम हो मेरे ऊपर से। फेंगयुआन फॉर्मली टोन में कहता है, मेरे पे ट्रस्ट करो, ये काम मुझे दिया गया है तो सक्सेस पक्की है, मैं तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। फाइनली जब उसका किलर मूव टेस्ट सक्सेसफुल हो गया, तब जाके फेंगयुआन फ्रॉस्टी पीक के लिए निकला।
वू योंग ने भाई चैन की सांस ली कि चलो ये बंदा तो निकला यहाँ से। लेकिन उसके निकलते ही शिया क्लैन को न्यूज़ मिल गई और तुरंत ही वो रिएक्ट किया कि मतलब फेंग युआन वहाँ पे आ रहा है, तो उन लोगों को भी कुछ प्लान बनाना था। तो यहाँ पे शिया ज़ाओमो रैंक 6 विज़डम पाथ का बंदा था। वो कहते हैं अरे! वू क्लैन ने इस बार वू यी हे भेजा है, यानी फेंग युआन। तो यहाँ पे शिया फी क्यूआई रैंक 7 लाइट पाथ, वो हँसा, कहता है मून बॉल जैसे लेवल के रिसोर्स पॉइंट है और ये बंदा भेजा है। वो क्लैन क्या खत्म हो गया है? इनके पास लोग नहीं बचे हैं क्या? इन जैसे बंदों को भेज रहा है, ये हल्के में ले रहे थे फेंग युआन को। हल्के में देखो ये इसलिए ले रहे हैं ना, क्योंकि हमने देखा था ना मून बॉल में जब फेंग युआन गया था, तो उसने अटैक ज़्यादा नहीं करा था, बस एक बंदे को बचाया और भाग के इधर आ गया था। हालाँकि वो थोड़ा बहुत इम्प्रेस्ड हो गए थे कि अरे टॉर्टोइस वाली ट्रांसफॉर्मेशन है, ये तो मेरे डिफेंसिव मतलब डिफेंस में कितना बढ़िया है, ये मैं मेरे अटैक को भी डिफेंस कर ले रहा है। इस चीज़ से वो थोड़ा-सा हैरान हुए थे उस टाइम पे, लेकिन ज़्यादा नहीं, वो हल्के में ले रहे थे फेंग युआन को। अब देखते हैं, ज़िया ज़ाओमू कहता है उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। वू तो डिफीट के बाद शेड्यूल्ड में चला गया, नहीं होता ना सर्कुलेशन में करना कल्टीवेशन, उसमें चला गया। और रही बात वू ज़ेन फिनिक्स पीक डिफेंड कर रहा है और वू योंग तो भाई मजबूर है, वो तो अपने क्लैन में ही रहेगा, वो थोड़ी ना लड़ने आएगा, लीडर थोड़ी ना आता है। शिया फाई क्युआई हँसते हुए कहता है, "हाँ, हाँ, हाँ, परफेक्ट है। लगता है ये वू ही है, सिर्फ़ टाइम पास कर रहा है। अब मैं जाके उसे दबाता हूँ। फ्रॉस्टी पीक हमारा हुआ तो शिया क्लैन की पावर और बढ़ेगी।" शिया ज़ाओमो सीरियस टोन में कहता है, "ध्यान रहे उसका डिवाइन टॉर्टोइस ट्रांसफॉर्मेशन विज़डम पाथ के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग डिफेंस रखता है। मेरी टेक्नीक उस पे काम ही नहीं, मतलब तुम्हारे जो टेक्नीक है या कुछ मेरे टेक्नीक मैंने करे थे वो सब काम नहीं करेंगे। ये फाइट तुम्हें खुद ही हैंडल करनी होगी। मैं विज़डम पाथ का भले हूँ लेकिन मैं कुछ हेल्प नहीं कर सकता।" यहाँ पे शिया फाई कुआई कहता है, "रिलैक्स या रिलैक्स, मुझे बस एक मौका चाहिए। फ्रॉस्टी पीक हमारे मैप में ही ऐड होने वाला है, टेंशन मत लो।" और यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है फेंग युआन का। आसमान बड़ा डार्क था, एकदम कुछ खतरनाक सी एकदम होता है ना, मिस्ट एकदम भरी पड़ी थी। क्लाउड्स के बीच में ना फेंग युआन पे फ्लाई करते हुए आया और फ्लाई करके जब पहुँचा तो कहता है आई एम हियर। और जब यहाँ पे मिस्ट हटी तो नीचे का सीन क्लियर हुआ। साउथर्न बॉर्डर के एंडलेस ग्रीन माउंटेन्स और उनके बीच एक अलग चमकता सफ़ेद पहाड़ जिसका नाम था फ्रॉस्टी पीक। पीक के टॉप पे एक मॉर्टल गू हाउस था। उसके गेट पे खड़े थे शिया क्लैन के 2 इमॉर्टल, एक शिया ज़ाओमो और एक शिया फाई क्यूआई, जिन्हें फेंग युआन की अराइवल फ़ील हो चुकी थी, उन्हें भी पता चल चुका था। यहाँ पे शिया फाई क्यूआई इरिटेटेड था, कहता है फाइनली ये बंदा आधा महीना ले गया और मतलब 3 दिन के रास्ते में आधा महीना ले गया। शिया ज़ाओमो हँसते हुए थोड़ा कामली कहता है, चलो आया तो सही, मिलते हैं इससे। स्काई में दोनों साइड फेस टू फेस हुए। दोनों पोलाइट स्माइल के साथ एकदम डिफाइंड लुक में थे। जैसे बड़े क्लैन्स के रिप्रेजेंटेटिव आते हैं ना, वैसे आए थे एकदम रिप्रेजेंट करने। और शिया क्लैन के दोनों फेंग युआन के सामने आके खड़े हो गए और देख रहे थे। कहते ये बंदा तो बिल्कुल वुडू शियू जैसा लगता है। और फेंग युआन भी क्वाइटली उन दोनों को एनालाइज कर रहा था। यहाँ पे शिया फाई क्यूआई रैंक 7 लाइट पाथ का था, इम्पल्सिव और स्ट्रॉन्ग फाइटर था। वहीं पे यहाँ पे शिया ज़ूमो वो रैंक 6 का विज़डम पाथ था। सोचने समझने वाला बंदा था, हर बात को एनालाइज करता था। फेंग युआन को उन्होंने फ्रॉस्टी पीक के टॉप पर लीड किया था। और शिया ज़ाओ हंसते हुए कहता है, प्लीज़ अंदर आइए, थोड़ा सा चाय लीजिए। उनका टोन ऐसा था जैसे फ्रॉस्टी पीक पे उनका हक हो, पर फेंग युआन बिल्कुल कंपोज रहा। मतलब ज़्यादा कुछ बैठा बस आराम से चाय वाय पी, अपना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फेंग युआन कहता है टी तो बढ़िया है। तो शिया ज़ाओ प्राउडली कहता है ये हमारी शिया क्लैन की 4 सीजन टी है। एक सिप में स्प्रिंग, दूसरी सिप में समर, फिर तीसरी ऑटम और चौथा लास्ट में विंटर। सबका टेस्ट मिलता है इसके अंदर। हमारे टाइम पाथ ग्रेट एल्डर का क्रिएशन है ये तो। इस टी से शिया क्लैन दिखाना चाहता है कि यहाँ का मतलब यहाँ पे ना उनका डोमिनेशन है, ये जगह अब हमारी हो चुकी है। लेकिन फेंग युआन ये सब सोचता भी नहीं, वो तो स्माइल कर रहा था। फेंग युआन हँसते हुए कहता है कैज़ुअली, वाओ मस्त है, एक्स्ट्रा पैकेट्स मिले तो कुछ और दे देना। दोनों एक दूसरे को देखा, तो शिया ज़ाओमो सोचता हुआ कहता है ग्रीडी लगता है ये बंदा, पर एक तरीके से डिप्लोमेसी में एनिमी भी कभी अलाई बन सकता है। यानी ये सोच रहे हैं कि शायद ये फेंग युआन को अपनी साइड कर लेंगे। वो बोलने ही वाला था कि शिया फाई क्यूआई जंप करके बोला, हाँ, हाँ, ले लो, हमारे पास तो काफ़ी ये है। उसने डायरेक्टली 10 पोर्शंस टी दे दिए। फेंग युआन हँसते हुए कहता है आई विल एक्सेप्ट इट। फिर शिया क्यूआई सीरियस हो गया, वो कहता है अब फ्रॉस्टी पीक के बारे में बात करें। फेंग युआन चाय पीते हुए कहता है गो हेड, बात करो। शिया फाई क्यूआई फास्ट टोन में कहता है देखो, सब सीधी-सीधी बात बोलूँगा। ओरिजिन सबको पता है, ठीक है? सीधा पॉइंट पे आते हैं। लिटिल ज़ांग आजा। और गू हाउस के अंदर एक रैंक 5 ओल्ड गू मास्टर आया। सफ़ेद बाल, बड़ा मतलब बूढ़ा सा लग रहा था।
तो ज़ांग काई ज़ुआई कहता है डिसेंडेंट ऑफ ज़ांग शान फेंग ग्रीटिंग्स टू द 3 इमॉर्टल्स, यानी ये फेंग युआन को और जो बाकी 2 इमॉर्टल थे, उन तीनों को यहाँ पे ग्रीट कर रहा था सफ़ेद बालों वाला बूढ़ा जो कि रैंक 5 का है। तो शिया फाई कुआई तुरंत ही आगे बढ़ा और हाथ पकड़कर बोला, "देखो, देखो, इसकी ब्लड लाइन एकदम प्योर है। वो ये है देखो, खुद देखो, तुम टेस्ट करो इसकी ब्लड लाइन।" यही था ज़ांग शानफेंग का डिसेंडेंट और लोन इमॉर्टल जिसका फ्रोस्टी पीक का असली हक हुआ करता था, उसका डिसेंडेंट ये वाला बंदा था। और ये जो शिया क्लैन के बंदे इसका यूज़ करके इस जगह पे अपना हक जमा रहे थे। ज़ांग शानफेंग असल में उसका रियल नेम नहीं था, बस एक टाइटल था। उसके पास 3 मिस्टिकल पीक्स थे, जिनमें से एक फ्रोस्टी पीक एक था। उसका असली नाम किसी को नहीं पता था, सिर्फ़ इतना जानते थे सब कि उसका सरनेम ज़ांग था। इवन उसके डिसेंडेंट भी उसका रियल नेम नहीं जानते थे। फेंग युआन ये सब ऑलरेडी जानता था। वू क्लैन का इन्फॉर्मेशन नेटवर्क काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, लेकिन उसने एक्टिंग स्टार्ट की। हाथ हिलाकर कहता है, "फेंग युआन वेट, ये गू मास्टर कौन है?" शिया फाई क्यूआ 1 सेकंड के लिए ब्लैंक हो गया। ज़ांग काई ज़ुई बोलने जा रहा था कि ये फाई क्यूई तुरंत ही आगे आके कहता है, "अरे रुक, रुक, रुक। ये है ज़ांग, ठीक है? ज़ांग काई ज़ुआई। अभी थोड़ी देर पहले ही तो मैंने तुम्हें इंट्रोड्यूस करा है, ये उसका डिसेंडेंट है।" फेंग युआन दोबारा कहता है, "नाम तो सुना है, पर इसका फ्रॉस्टी पीक से क्या लेना-देना?" तो शिया फाई क्यूआई कहता है, "वो एक्चुअली इसका एंसेस्टर ज़ांग शांग फेंग था ना, तो लेना-देना तो हो गया।" फेंग युआन बीच में रोकता हुआ कहता है, "वेट, ये ज़ांग शान फेंग कौन है?" जगह मेरी है, वो नहीं होता जगह मेरी, टैम मेरा, वो पता नहीं कौन-सी डायलॉग है, याद भी नहीं है मुझे तो, लेकिन खतरनाक ही लाइन बोली, मुझे क्या मतलब। शिया फाई वही शॉक में कहता है, "क्या? इतने दिन बाद भी तुझे नहीं पता ज़ांग शानफेंग कौन है?" फेंग युआन थोड़ा-सा ऑकवर्ड स्माइल के साथ कहता है, "क्लैन ने मुझे बस फ्रॉस्टी पीक प्रोटेक्ट करने भेजा है। टाइम नहीं मिला पूरा केस समझने का, तो डोंट माइंड प्लीज़, मुझे क्या पता?" तो शिया फाई कुआई अंदर से सोचता हुआ कहता है, "आधा महीना लेट आया है और कह रहा है जल्दी-जल्दी में, मेरे को पता ही नहीं। कितना मक्कार है ये।" लेकिन पोलाइटली कह रहा था तो उसे माननी पड़ी ये बात। वो कहता है, "अरे ठीक है, मैं रीज़न बता देता हूँ, मैं बता दूँगा रीज़न क्या है।" फेंगमैन कहता है, "ठीक है, बताइए, मैं सुन रहा हूँ।" फाई क्यूआई ने पूरा हिस्ट्री फ़ास्ट फॉरवर्ड मोड में समझा दिया। फेंगमैन कामली चाय पी रहा था और हेड हिलाकर हाँ, बढ़िया, करते जा रहा था। तो यहाँ पे शिया फाई क्यूआई कहता है, "अब तो क्लियर है ना ये कौन है?" फेंगमैन ने कप रखा, खड़ा हुआ और दोनों हाथ जोड़कर कप्ड जो फ़ीस्ट होता है ना, जैसे रिस्पेक्ट देते हैं वैसे टाइप का दिखाया। फाई क्यूआई कन्फ्यूज़ हो गया। ये रिस्पेक्ट किस बात की है? पर राइटियस पाथ के रूल के हिसाब से उनमें रिप्लाई करने का तो बनता था, तो उन्होंने भी हाथ जोड़ के रिप्लाई करा। तब फेंग युआन ने फिर से थोड़ा-सा मतलब शर्मनाक वाली खतरनाक स्माइल दी और फेंग युआन ने कहा, "थैंक्स फॉर एक्सप्लेनिंग, पर आपने इतना फ़ास्ट बोला कि मुझे आधा समझ आया। थोड़ा डिटेल में फिर से बता दो।" शिया ज़ाओमो थोड़ा-सा इरिटेट हो गया, कहता है, "क्या फिर से बताऊँ?" शिया फाई क्यूआई थोड़ा-सा टोन में एकदम चिड़चिड़ापन होता है ना, इरिटेट हो जाते हैं, तो वो बंदा कहने लग गया, "कौन-सा पार्ट समझ नहीं आया तुझे? मुझे बता, मैं एक्सप्लेन कर दूँगा सिर्फ़ वही पार्ट जो तुझे समझ नहीं आया।" क्योंकि उन्हें भी लग रहा है ना कि अगर ये भाई ऐसे बोलता रहा कि दोबारा समझाओ, ये वो वाली लाइन नहीं आ गई, टीचर कहते रहते हैं, "2 बार क्यों पूछते हो? 1000 बार पूछो तुम मुझसे, अगर तुम्हें समझ नहीं आया मैं बताऊँगा।" लेकिन जैसे ही तुम 2 बार पूछते हो तो उनका मूड खराब हो जाता है। "ये समझ नहीं आता तुझे? हैं, समझ नहीं आता, इतनी बार तुझे बताया है।" वही सीन हो गया। फेंगयुआन यहाँ पे बिल्कुल चिल मोड में था, जैसे कुछ नोटिस ही नहीं किया हो। फेंगयुआन थोड़ा-सा स्माइल के साथ कहता है, वो पहली लाइन थी ना, वो पहली लाइन सही से सुन नहीं पाया, वो पहली लाइन बताओ।" तो शिया फाई क्यूआई ने दोबारा समझाया। फेंगयुआन ने बोला, "अच्छा, और दूसरी लाइन भी समझा दो फिर।" तो यहाँ पे शिया फाई क्यूआई ने दोबारा बोला, "दूसरी भी?" तो फेंगयुआन ने कामली बोला, "हाँ, वो भी क्लियर नहीं हुई।" तो फाई क्यूआई ने दोबारा से रिपीट की। अब टोन में थोड़ा-सा चिड़चिड़ापन आ गया था, तो वो कहता है, "ठीक है, दूसरी लाइन भी बोल दी, अभी और कुछ भी?" तो फेंगयुआन कहता है, "अरे तीसरी लाइन भी बता दो।" इस बार फाई क्यूआई का गुस्सा फटने वाला था, तो वो कहता है, "क्या तुम मज़ाक कर रहे हो? पहली 3 लाइन सुनी नहीं तुमने?" फेंगयुआन हाथ हिलाते हुए कहता है, "नहीं, नहीं, गलत मत समझे आप, तीसरी लाइन बता देना आप।" और वो पॉज़ लेता है, फिर दोबारा कहता है, "मैं तो क्लियर सुन नहीं पाया, बता दो यार तीसरी लाइन।" तो शिया ज़ाओमो का फेस थोड़ा-सा डार्क हो गया। तो यहाँ पे शिया फाई क्यूआई की आइज़ लिटरली एकदम पॉप आउट होने लग गई थी, एकदम ऐसा उसका मूड खराब हो रहा था, एकदम आँखें लाल पड़ रही थी। वो कहता है, "तो ठीक है, लो बता दिया, अब क्या चाहिए तुम्हें? अब बताओ, अब क्या चाहिए?" तो फेंगयुआन शांत टोन में कहता है, "एक्चुअली
चौथी लाइन भी समझ नहीं आई। तो शिया फाई क्यूआई एकदम गुस्सा हो गया, कहता फाइन, मैं फिर से ही बोलता हूँ, ध्यान से सुनना इस बार, ठीक है? मैं सब कुछ दोबारा से सुनाऊँगा, पूरी की पूरी कहानी दोबारा से सुनाऊँगा। इस बार उसने वर्ड टू वर्ड अल्ट्रा स्लो स्पीड में एकदम क्रिस्टल क्लियर एक-एक वर्ड बोलते हुए समझाया। जैसे एकदम आता है ना, इस बार उसने वर्ड बाय वर्ड अल्ट्रा स्लो स्पीड में बोला, एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। देख रहे हो ऐसे? फेंग युआन फिर से खड़ा हुआ, एकदम वापस से वो जो कप था उसको एकदम हाथ में पकड़ा, हाथ ऐसे जोड़ते हुए रिस्पेक्ट दिखाया। फाई क्यूआई अंदर से सोच रहा था ये कर क्या रहा है भाई, पर मैनर्स के हिसाब से उन्हें भी रिटर्न में फिस्ट जोड़ के बोलना पड़ा। तो फाई क्यूआई काम रहने की कोशिश तो कर रहा था लेकिन रह नहीं पा रहा था। तो वो कहता है ठीक है भाई, अब तो क्लियर है ना तुझे, अब तो समझ आ गया। फेंग युआन हंसते हुए कहता है हाँ हाँ, अब सब समझ आ गया है। ओह तो ऐसा हुआ था। फिर उसने कैजुअली बोला तो मतलब फ्रॉस्टी पीक आप लोग वापस से लेना चाहते हैं जस्टिस के नाम पे, ठीक है, टेस्ट कर लो। पर फेंग युआन ने बस एक ग्लैंस डाला ज़ांग काई जुआई पे और बोला नो रश नो रश नो रश, कोई दिक्कत नहीं है। शाई फाई कोई डार्क टोन में कहता है अब क्या समझ नहीं आया तुझे, अब क्या कह रहा है नो रश? फेंग युआन कहता है आपने एक्सप्लेन किया, पर क्या सच में सिचुएशन ऐसी थी? मैं कंफर्म नहीं कर सकता ना इस चीज़ को, आपने जो बताया वो तो मैं समझ गया। तो यहाँ पे शिया फाई को एकदम हंसते हुए कहता है एंग्री होते हुए, आह! क्या बोलूँ मैं? मैं सच बोल रहा हूँ भाई, चलो तो ठीक है, तुम खुद ही वेरीफ़ाई कर लो जाओ, खुद ही टेस्ट करो। फेंगयुआन हँस के कहता है गुड, तुम स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, मैं भी अभी वेरीफ़ाई करता हूँ। उसने कहते ही आँखें बंद करी और जैसे अपने इमॉर्टल प्राइमेसी में जाकर इन्फॉर्मेशन पाथ का मेथड यूज़ कर रहा हो, दिखाने के लिए दिखावा कर रहा था फेंगयुआन। टाइम बीत गया पर फेंगयुआन ने आँखें ही नहीं खोली, तो शिया फाई क्यूआ इरिटेटेड हो गया। वो कहता है वुई क्या हो गया भाई, ये सो गया क्या, क्या कर रहा है? फेंगयुआन स्लोली आँखें खोलते हुए कहता है ब्रदर बहुत बिज़ी है, थोड़ा-सा वेट करते हैं। रैंक 8 गो इमॉर्टल वुयोंग का नाम सुन के यहाँ पे फाई कोई कुछ बोल नहीं पाया। यानी वो यहाँ पे कहना चाह रहा था फेंगयुआन कि देखो मैं अपने प्राइमेसी के अंदर हूँ, इमॉर्टल प्राइमेसी के अंदर अपने भाई से बात कर रहा हूँ। तो थोड़ा-सा टाइम लगेगा, तो बिज़ी हैं ब्रदर, तो मैं थोड़ा-सा लगेगा, तुम बस वेट करो। और ये लोग भी भाई रैंक 8 लीडर का नाम सुनकर चुप हो गए, कुछ बोल ही नहीं पाए। तब शिया ज़ाओ ने फिर आगे जाके बोला, लॉर्ड वुयोंग बिज़ी होते हैं, पर तुम किसी और वू क्लैन के इमॉर्टल से भी तो कन्फर्म कर सकते हो, वहाँ पे और भी तो लोग होंगे। फेंगयुआन हँसते हुए थम्स अप देते हुए कहता है, वाह! विज़डम पाथ इमॉर्टल हो तो क्या बात है, स्मार्ट आइडिया है, तुम भी सही कह रहे हो, और भी तो लोग होंगे। यहाँ पे इतना डम्ब एक्टिंग कर रहा है ना फेंगयुआन, इतना गँवारों वाली एक्टिंग कर रहा है कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं। इस कॉम्प्लीमेंट पे ज़ुओमो फ्रीज़ हो गया। फेंगयुआन फेक इनोसेंट टोन में कहता है, बस प्रॉब्लम यही है कि मैं किसी और इमॉर्टल के क्लोज़ नहीं हूँ, कोई रिकमेंड करोगे तो बताओ मैं किससे बात करूँ? तो शिया फाई क्यूआई थोड़ा-सा कहता है, रिकमेंड? रिकमेंड योर सिस्टर ब्रो। फेंगयुआन मुस्कुराते हुए कहता है, मेरी सिस्टर? मेरा तो बस एक ही एल्डर भाई है ना, और बाकी तो मुझे याद ही नहीं। मेरा भाई है बस, और कोई नहीं है। तो ये जो अपना फाई क्यूआई था एकदम स्पीचलेस हो गया। उसने ज़ाओमो की तरफ देखा, दोनों की आँखों में बस एक ही बात समझ आ गई कि भाई ये जो बंदा है क्लियरली टाइम वेस्ट कर रहा है, यहाँ पे बैठने आया है, टाइम वेस्ट करने आया है, ये बात नहीं करने आया। यहाँ पे फाइक वो अंदर ही अंदर गुस्सा था। वो कहता वो क्लैन ने ऐसा बंदा भेज दिया, कितने चीप लोग हैं ये। उसका मन कर रहा था कि जैसे पंच मार के फेंगयुआन का मुँह तोड़ दूँ और सीधा माउंटेन से नीचे फेंक दूँ। पर शिया ज़ाओ ने तुरंत ही रोक दिया। वो कहता कंट्रोल करो, ये तुम्हें गुस्सा दिलाकर ट्रैप में फँसाने की कोशिश कर रहा है। फाइक भाई बस हेवी ब्रीथ ले रहा था। उसकी बॉडी में एंगर भाई निकले जा रहा था, क्योंकि हम इसका नेचर जानते थे। ये इसका टेम्पर सही नहीं है इस बंदे का, इसलिए इसको गुस्सा ज़्यादा आ रहा था। और वहीं जो उसका दूसरा बंदा है वो विज़डम पाथ का है, तो दिमाग है उसमें, तो ध्यान से बता रहा है, सब कुछ सोच समझ के चल रहा है। फेंगयुआन के स्माइल वाला फेस देखकर उसका जो पेशेंस था लिटरली एकदम टेस्ट हो रहा था, एकदम गुस्सा आ रहा था कि मुँह तोड़ दो इस बंदे का। आगे फेंगयुआन ने काम टोन में बोला, मुझे बताओ क्या सच में कोई मेरी सिस्टर भी है क्या? शिया फाई को गुस्सा एकदम दबा के कहता है नहीं। वो एकदम भाई दोबारा से अपना वो जो चाय पीता है, वो कहता है यार मुझे माफ़ कर दो, गुस्से में मैंने बोल दिया। फेंगयुआन सीरियस फेस के साथ कहता है ओह! तुम्हारा जो मुँह है ड्राई लग रहा है, चेस्ट भी फास्ट मूव कर रही है, लगता है फ़ीवर होने वाला है, थोड़ा टी ले लो वरना सिक पड़ जाओगे। शिया ज़ाओमो का मुँह बन गया, वो कुछ बोल ही नहीं पाया। शिया फाई क्यूआई टेबल पे हाथ मार के कहता है, टी क्या पीऊँ अभी? अभी हम इम्पोर्टेंट बात कर रहे हैं ना, तो तुम उस चीज़ पे आओ ना। फेंगयुआन एकदम फेक कंसर्न में कहता है, अरे भाई हेल्थ भी इम्पोर्टेंट बिज़नेस है, फ्रॉस्टी पीक जैसे रिसोर्स के चक्कर में अपनी तबीयत खराब कर लोगे क्या? यहाँ पे शिया फाई क्यूआई रेज में कहता है, वो ये है, तुम हमें बेवकूफ़ बना रहे हो क्या? फ्रॉस्टी पीक हमसे छुपा के रखना चाहते हो क्या हैं?
फेंगयुआन सीरियस एक्टिंग में कहता है बिल्कुल नहीं, अगर ये ज़ांग काइज़ुआई सच में ज़ांग शान फैंग का डिसेंडेंट है तो फ्रॉस्टी पीक हम ज़रूर रिटर्न करेंगे, फेयर और राइटियस तरीके से। तो शिया ज़ूमो एकदम भाई फ़ोर्सफुली स्माइल के साथ कहता है अच्छा है, अच्छा है। फिर तो ब्लड लाइन टेस्ट करो और गेम खत्म करो। फेंगयुआन हँसते हुए कहता है नो रश यार, नो रश। पहले क्लैन से वेरीफाई कर लेता हूँ, फिर करेंगे ब्लड लाइन टेस्ट। तो शिया फाई क्यूआई एंग्री होते हुए कहता है तो जल्दी करना भाई मेरे। फेंगयुआन बहुत ज़्यादा एक्टिंग करता है और कहता है ब्रदर वू योंग बिज़ी हैं यार, थोड़ा वेट कर लो। तो वो कहता है तो किसी और से पूछ ले। तो फेंगयुआन दोबारा कहता है यार स्मार्ट आइडिया है लेकिन मैं फिर नहीं जानता, वही बात आ रही है, मैं क्या बोलूँ अब। और यहाँ पे जो शिया वाला बंदे थे, दोनों शिया क्लैन के बंदे, दोनों ना शॉक और फ्रस्ट्रेशन में थे। उन्हें साफ-साफ समझ आ रहा था कि ये बंदा ना बार-बार वही बीच में बात ला रहा है। तो यहाँ पे ज़ांग काइज़ुआई अंदर से सोचता हुआ कहता है, "ये बंदा गु इमॉर्टल है या जोकर है? पूरा शेमलेसनेस दिखा रहा है। क्या मास्टर है भाई ये।" शिया ज़ाओमो माइंड में ट्रांसमिशन के थ्रू कहता है, "ये क्लियरली टाइम वेस्ट कर रहा है।" तो फाई क्यूआई कहता है, "टाइम किस लिए भाई? क्या करें अब हम?" तो शिया ज़ूमो कहता है, "सिंपल है, वो क्लैन वीक पोज़ीशन में है, इसलिए डिले कर रहा है। जब तक उन्हें लोग फ्री नहीं हो जाते। जब उनके लोग फ्री हो जाएँगे, तो शायद वू ज़ेन आएगा या कोई और आएगा यहाँ पे सिचुएशन बदलने के लिए, फाइट करने के लिए। ये बंदा यहाँ पे बस टाइम वेस्ट करने आया है। शिया फाई क्यूआई कहता है, "सही बोला, ये वेरिफिकेशन और टेस्ट के नाम पे बस दिन निकाल रहा है।" यहाँ पे शिया ज़ूमो मुस्कुराते हुए कहता है, "मेरे पास एक प्लान है।" तो शिया फाई क्यूआई कहता है, "जल्दी बता, क्या प्लान है?" तो शिया ज़ूमो कहता है कॉन्फिडेंट टोन में, "इस पार करते हैं, उससे बात सीधी हो जाएगी, यानी इसको हम हरा देंगे और बात खत्म हो जाएगी।" तो शिया फाई क्यूआई फेंग युआन की तरफ देखते हुए कहता है, "वो ये है, तुम्हारी स्ट्रेंथ के बड़े किस्से सुने हैं। मैं शिया क्लैन की तरफ से तुम्हें एक फ्रेंडली स्पार के लिए चैलेंज करता हूँ।" और भाई फेंग युआन शायद इसी चीज़ का वेट कर रहा था। फेंग युआन के चेहरे पे हल्का-सा कॉन्फिडेंट स्माइल आया। जैसे उसने सोचा था शायद उसके हिसाब से ऐसा हो रहा था कि ये लोग स्पार करेंगे और मैं जीतूँगा। और थोड़ा स्पार का मतलब भी हमें समझाया जाता है। जैसे स्पार क्या है? स्पार का मतलब होती है फाइट। फाइट क्या? पर राइटियस लोगों में जो विनर डिसाइड करने वाली जो फाइट होती है, वो सिर्फ़ विनर डिसाइड करने वाली फाइट होती है। ऐसी नहीं होती कि लाइफ एंड डेथ मैच, सिर्फ़ फाइट होती है नॉर्मल। फेंग युआन सोचता हुआ कहता है, "अगर मैं अवॉइड करूँगा तो वो क्लैन की शर्म हो जाएगी, मतलब शर्म से पानी-पानी। पर अगर वो ये नहीं हो, फिर भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा।" फेंगयुआन कहता है, "अगर तुम दोनों मुझ पे एक तरीके से आओ, तो मैं एक तरीके से आउटनंबर्ड हूँ, हार जाऊँगा ना मैं।" तो शिया फाई क्यूआई गुस्से में कहता है, "ठीक है भाई, मैं अकेला ही लड़ लूँगा।" फेंगयुआन कहता है, "रूल रखते हैं, तुम अटैक करोगे मैं डिफेंड। अगर तुम बस 10 मूव में मेरी डिफेंस को तोड़ दो, तो मैं हार जाऊँगा।" शिया फाई क्यूआई कहता है, "ठीक है।" दोनों एक डेसोलेट वैली में गए और एक दूसरे के सामने खड़े हो गए और शिया फाई क्यूआई कहता है, "ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं।" शिया क्लैन के पास अब सॉलिड रीज़न था। यहाँ पे ज़ांग सान फेंग के डिसेंडेंट मिल गए थे, मतलब उनके पास अपर हैंड था। वो क्लैन बस डिफेंड कर रहा था। फेंग युआन कहता, "अगर मेरी कंडीशन नहीं मानते, तो फाइट कैंसल होगी।" फिर वो मुड़कर चल दिया। तो शिया फाई कहता है, "बिना लड़े भाग रहे हो? यही है क्या वो क्लैन की ग्लोरी?" तो फेंग युआन सीरियस लुक के साथ कहता है, "मैं भाग नहीं रहा, मैं बस तुम लोगों सो मतलब अगर देखो तुम लोग एग्री कर लोगे, तुम लोग सो एग्री करोगे तो काम बन जाएगा, लेकिन अगर नहीं करोगे तो भाई क्या बोले, नेगोशिएशन फेल है।" तो शिया ज़ूमो कहता है, "यार ये बंदा तो लिमिट क्रॉस कर रहा है।" शिया फाई क्यूआई अंदर से कहता है, "ये शेड्यूल कल्टीवेटर तो भाई बिल्कुल एक तरीके से बेशर्म निकला।" फेंग युआन आगे कहता है, "चलो छोड़ो फाइट, बैठ के चाय पीते हैं। वैसे योर 4 सीज़न टी तो भाई कमाल की है।" तो शिया फाई क्यूआई कहता है, "चाय? मैं तुझे मार दूँ क्या यहाँ पे?" फेंग युआन सोचकर कहता है, "अच्छा एक डील, अगर मैं जीत गया तो 5 साल फ्रॉस्टी पीक का टॉपिक बंद, स्टेटस सेम रहेगा। ठीक है? मानो तो बताओ, अगर तुम चाय को एग्री नहीं करते तो।" क्योंकि भाई उन लोगों का दिमाग खराब हो रहा था, फेंगयुआन ने कंडीशन रख दी। मुझे पता था, देखो फेंगयुआन कंडीशन तो रखता ही। शिया वाई क्यूआई कहता है, "डन, ठीक है, कंडीशन मानते हैं।" शिया ज़ूमो कहता है सोचता हुआ, "ये इम्पल्सिव बंदा मुझे भी ले डूबेगा।" फेंगयुआन कहता है, "ठीक है, कन्फर्म है ना? ठीक है। मैं ठीक है, तो जैसा सब बात हो गई, तो चलो स्टार्ट करते हैं और जैसा मानो वही कर लेंगे।" तो शिया फाई कहता है, "ठीक है, फाइट करते हैं।" फेंगयुआन थोड़ा-सा हिला और एक ह्यूज डेफिनेशन टॉर्टोइज़ में बदल गया। तो शिया फाई क्यूआई कहता है, "इतना टाइम वेस्ट करने के बाद अब फाइनली इतनी स्पीड में तू बदला है?" टॉर्टोइस का सेल पूरा डार्क था, मार्किंग से एकदम भरा हुआ। देखने में ना एकदम ऐसा लगेगा कि चक्कर खा जाओ, क्योंकि बहुत अजीब-अजीब से मार्किंग थे। ये इसका लुक था। तो यहाँ पे शियाज़ुमो कहता है, "समझ के रहना, ठीक है? जैसा मैंने बताया था ना, डिफेंस उसका खतरनाक पॉइंट है। ध्यान से स्मार्ट मूव खेलना, ठीक है?" तो शिया फाई क्यूआई ने ज़्यादा सोचा नहीं। उसने अपना इमॉर्टल किलर मूव एक्टिवेट करा, सोअरिंग एसेंस स्ट्राइक। एक ब्लाइंडिंग व्हाइट लाइट उसके हाथ से निकलकर सीधा टॉर्टोइस के ऊपर क्रैश हुई। और उस व्हाइट लाइट से फेंगयुआन आराम से बच गया, कुछ असर ही नहीं पड़ा। तो फेंगयुआन ने भी अपना इमॉर्टल किलर मूव यूज़ करा। शिया फाई क्यूआई के पास भी कोई चॉइस नहीं थी, उसने भी अपना ट्रम्प कार्ड चलाना पड़ गया।
उसका जो ट्रम्प कार्ड था एक व्हाइट ग्लोइंग ऑर्ब हवा में आगे बढ़ा। धीरे था लेकिन आज आगे बहुत ज़्यादा स्पीड में आगे बढ़ रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था बहुत स्लो-स्लो आ रहा है। और वो जो ऑर्ब था उसका वेट ऐसा मान लो माउंटेन जितना बराबर होगा। और वो छोटा-सा ऑर्ब जैसे ही टकराया बूम आवाज़ आई। वो व्हाइट लाइट बॉल जाके डिविनेशन टॉर्टोइस के शेल पे पूरा लगा और पूरा ज़मीन हिल गया। टॉर्टोइस जो था ना खड़ा था ग्राउंड पे भाई धँस गया। पैर-वैर अंदर घुस गए ग्राउंड के। तो शिया फाई क्यूआई कहता है क्या? टॉर्टोइस बिल्कुल सेफ है, एक स्क्रैच तक नहीं आया, बस पैर धँसे थे उसके। फेंग युआन का ये जो डिविनेशन टॉर्टोइस का मूव था, रैंक 7 इमॉर्टल किलर मूव था डिफेंस वाला। चेंज फ्रॉम गो प्लस डिविनेशन टॉर्टोइस शेल गो, इसका फ्यूजन से बना था। उसका शेल इतना सॉलिड था कि एशियन डेसोलेट टॉर्टोइस भी शर्मा जाए। तो यहाँ पे शिया ज़ूमो कहता है सोअरिंग एसेंस स्ट्राइक भी काम नहीं कर रहा, मेरा ट्रम्प कार्ड भी फेल हो रहा है, इसका शेल कितना हार्ड है। तो शिया फाई क्यूआई अंदर से कहता है कहाँ से शुरू करूँ? ये तो पूरा फोर्ट्रेस बन गया है। तभी फेंग युआन ने सेकंड इमॉर्टल किलर मूव यूज़ चला दिया। उसने मुँह खोला और हज़ारों छोटे टॉर्टोइस शेल हवा में निकल गए और घूमते हुए हाई स्पीड से रोटेट करने लग गए। ये वो वाला रोटेशन था। वो जो मारियो में नहीं होता, जो टर्टल के ऊपर कूद जाओ, टर्टल अंदर घुस जाता है तो एक लात मारते हुए स्पीड में से घूमते हुए जाता है, उस गेम में वैसा टाइप का मूव था। तो शिया फाई क्यूआई कहता है ये क्या चीज़ है? फिर उसने एक और शोरिंग एसेंस स्ट्राइक मारा, बट इस बार लाइट बॉल उस तक पहुँच ही नहीं पाई। वो छोटा-सा सेल मैग्नेट जैसे अट्रैक्ट होकर उसके अराउंड ही घूम गई और बैम बैम आवाज़ आई। सब कोलाइड होने लग गया, आपस में टकराने लग गया। दोनों तरफ से ब्लास्ट हुए और अटैक हवा में ही खत्म हो गया। ये था फेंग युआन का इमॉर्टल किलर मूव वर्जा सेल। और ये डेडली कॉम्बो था वर्जा थॉट गू प्लस प्रिजर्वेंस गू का, जो कि रैंक 6 और रैंक 7 दोनों को मिलाकर बना था। यहाँ पे शिया ज़ाओ मोशॉक में कहता है ये छोटे-छोटे शेल असल में कितने टफ हो सकते हैं, कितने खतरनाक है, इनके अंदर थॉट्स भी खतरनाक है। क्या है भाई ये शेल? इस फाइट के बीच में यहाँ पे देखो 2 शिया क्लैन के बंदे थे, जिसमें से एक फाइट कर रहा था फेंग युआन से और दूसरा दूर खड़े होके देख रहा था, जो कि विज़डम पाथ का था, खड़े होके जो देख रहा था। तो जो विज़डम पाथ का बंदा था वो समझ गया। उसने तुरंत ही समझ लिया कि जो टॉर्टोइस शेल जो इसने आगे फेंके हैं, इसके मुँह से जो निकले हैं बहुत सारे टॉर्टोइस के शेल हैं, जो इस बंदे ने अटैक करा था मेरे बंदे ने, वो लाइट बॉल वाला, वो शेल के इर्द-गिर्द घूमा जैसे मैग्नेट घूम रहा हो, उस शेल की तरफ ही अट्रैक्ट हो रहा था और इर्द-गिर्द घूम के आपस में एकदम टकरा गया और तबाह हो गया, खत्म, दोनों चीज़ें खत्म हो गईं। लेकिन शेल बड़े खतरनाक थे, वो अट्रैक्ट करके पावर को भी दबा दे रहे थे। और असल में जो शेल थे ना, थॉट्स से बने थे, यानी थॉट, समझ रहे हो ना, थॉट से बने थे। शिया फाई क्यूआई कहता है लाइट पाथ होने के कारण क्लूलेस था, तो वो आगे कहता है कि अच्छा ये बात है क्या भाई, थैंक यू। डेविनेशन टॉर्टोइस फेंग युआन सरकास्टिक टोन में कहता है शिया ज़ूमो स्मार्ट हो तुम, दोनों एक परफेक्ट जोड़ी लग रहे हो। शिया फाई क्यूआई कहता है कुछ चुप रहो, मैं तोड़ दूंगा तेरा ये शेल। तो शिया ज़ूमो इरिटेटेड था, वो कहता है हाँ। फिर ना शिया फाई क्यूआई ने आंखें बंद की और अपना नेक्स्ट इमॉर्टल किलर मूव प्रिपेयर करना स्टार्ट करा। लाइट एनर्जी उसकी बॉडी से फाउंटेन की तरह निकल रही थी। दोनों हाथ ऊपर जोड़ते हुए वो इमेंस पावर गैदर कर रहा था। फेंग युआन मीनवाइल अपना टॉर्टोइस फॉर्म में स्टेबल खड़ा था, लेकिन उसके आसपास की छोटी टॉर्टोइस शेल मल्टीप्लाई हो रही थी। जो पहले 5000 थी वो 10 हो गई, 10 से 20 हो गई, 20 से 30, 40, ऐसे पूरा वैली टॉर्टोइस शेल से भर गया। एकदम डार्क स्वैम ऑफ शेल भर गया था, एकदम ऐसा लग रहा था हर तरफ शेल हैं। फेंग युआन के पास अराउंड 50,000 ट्रांसफॉर्मेशन पाथ के दांव मार्क थे, जो उसके किलर मूव के 50 गुना पावर को मतलब बफ दे रहे थे। कंपेयर करो तो शिया फाई क्यूआई के पास 30,000 लाइट पाथ के दांव मार्क थे। सो दोनों के बीच डिफरेंस इनसेन था। फेंग युआन अपर हैंड में था, शिया फाई क्यूआई अंदर से टेंस था। वो कहता है इतनी ज़्यादा शेल, प्रेशर बढ़ता जा रहा है। पर रूल था फेंग युआन अटैक नहीं कर सकता, सिर्फ डिफेंड करेगा। तो शिया फाई क्यूआई ने काम होकर बोला इमॉर्टल किलर मूव सॉ लाइट व्हील। उसके हाथ नीचे आए और एक जायंट स्पिनिंग व्हील बन गया लाइट का। एजेस एकदम शार्प थे, एकदम खतरनाक और बड़ा खतरनाक लग रहा था। और जैसे 100 तीत होते वैसा मान लो, वो जो नहीं होता वो जो रिपर होता है, क्या कहते हैं, वो जो मौत का देवता कहते हैं रिपर, जिसके हाथ में वो खतरनाक सा भाला टाइप का होता है, बड़ा खतरनाक, वैसे टाइप के इसके कोने थे। सारे एकदम गोले इसी टाइप से बने हुए थे, खतरनाक लग रहा था। शिया ज़ाओमो एक्साइटेड था, वो कहता परफेक्ट, चाहे शेल कितना भी हार्ड हो, ये चीज़ उसको कट तो कर ही देगी, या तो कट करके निकल जाएगी या तो छेद तो डालेगी ही। लेकिन क्या हुआ? आवाज़ आई, हज़ारों टॉर्टोइस शेल उस व्हील पर भाई टूट पड़े। फेंग युआन के पास आने से पहले ही अटैक उसके ऊपर टॉर्टोइस शेल आ चुके थे और क्रैक क्रैक आवाज़ आई। व्हील बस कुछ ही सेकंड में क्रम्बल हो गया और हवा में ही तोड़ दिया गया।
शिया फाई क्यूआई उसका मुंह भी बन गया और शिया ज़ूमो उन दोनों का मुंह बन गया। दोनों स्पीचलेस हो गए, देखते रह गए, मुंह खुला का खुला रह गया। ये क्या सबसे खतरनाक अटैक हमारा। वो उस बंदे तक भी नहीं पहुंच पाया, उसके जो छोटे-छोटे बच्चे से टॉर्टर शेल है उन्होंने ही रोक दिया। फेंग यून हँसते हुए कहता है, वाह! ज़बरदस्त मूव था, तुमने मेरे 6000 थॉट डिस्ट्रॉय कर दिए। ये लाइन दोनों के लिए थप्पड़ जैसी थी क्योंकि बस 6000 ही टूटे थे, 50,000 और है, यानी अभी भी 44,000। तो समझो बहुत बड़ी बात है। शिया फाई क्यूआई ने इतना टाइम लगा के मूव को चार्ज किया था। फेंग युआन ने उसी टाइम में टेंस ऑफ थाउज़ेंड टॉर्टोइस थॉट बना लिए थे। रिजल्ट क्या हुआ? लाइट व्हील खत्म हो गया और दोनों शिया भाइयों का डिफेंस कॉन्फिडेंस सब एकदम भाई चकनाचूर के बराबर है। दोनों कुछ नहीं इतना शर्मनाक फीलिंग आ गई थी ना, क्या बताएँ। शिया फाई क्यूआई कहता है डैम इट! गुस्से से एकदम दाँत एकदम कस लिए थे। उसका सॉ लाइट व्हील भाई एक मज़ाक बन गया था। ऊपर से छोटे जो टॉर्टोइस शेल के थॉट थे, वो अभी भी मल्टीप्लाई हो रहे थे। पहले तो वो 44,000 थे, फिर 50 हो गए, वापस से 60 बढ़ गए। उनकी क्वांटिटी बढ़ती जा रही थी। पूरी वैली में उसके आस-पास बस डार्क शेल की एकदम भाई छाया छाई हुई थी, एकदम इतने सारे थे। बीच में फेंग युआन का डिविनेशन टॉर्टोइस फॉर्म एक ब्लैक आयरन हिल जैसा खड़ा था। शिया फाई क्यूआई अंदर से टेंशन में था। कहता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं तो गया। शिया ज़ूमो सोच में कहता है स्पीड बहुत ज़्यादा है, पर लॉर्ड शिया के पास अभी भी ट्रम्प कार्ड बचा है। मे बी सिचुएशन बदल सकती है। पर शिया फाई क्यूआई ने आंखें खोली, कॉन्फिडेंट एक्सप्रेशन के साथ बोला, चाहे जितने भी थॉट हों, आखिर में वो सिर्फ एक थॉट ही तो हैं। अब देख 33 हेवनली लाइट्स। और ये उसका सिग्नेचर किलर मूव था, पूरे साउथर्न बॉर्डर में काफ़ी फेमस था। शिया ज़ूमो एक्साइटेड था, कहता ही यूजिंग इट, वो यूज़ कर रहा है फाइनली। लॉर्ड का एओई मूव आ चुका है। ये क्या मतलब होता है? ऑल ऑफ द बेस्ट या ऑल ऑफ द ईस्ट, क्या पता नहीं, जो भी है खतरनाक मूव आ चुका है। सडनली इंटेंस लाइट ऑफ उसकी बॉडी से निकली, वो एक सेंटर पॉइंट बन गया और हर डायरेक्शन में डिवाइन लाइट शूट होने लगी। पहली फ्लिकर में हल्का सा ग्लो आया, कोई इफेक्ट नहीं। दूसरी फ्लिकर में थोड़ा खतरनाक और स्टेबल लाइट दिखने लग गई। तीसरी फ्लिकर में कुछ वाइब्रेशन आई। फेंगयुआन के थॉट अभी भी वैसे ही थे, कुछ फर्क नहीं हुआ उनके थॉट पर। चौथी लाइट में कुछ आउटर शेल क्रैक होने लग गए, वो जो थॉट थे, फेंगयुआन का जो कछुए के जो थॉट थे, क्रैक होने लग गए। और 5वीं में हंड्रेड्स ऑफ थॉट क्रैम्बल होने लग गए। जितने भी छोटे-छोटे फेंगयुआन के बच्चे जैसे जो थे ना, वो सब टूटने लग गए। शियाज़ुमो मुस्कुराते हुए कहता बस शुरू होता है, टोटल 33 फ्लिकर्स हैं। ये सिर्फ़ एक स्टार्ट है। 5वीं लाइट में ही इतने सारे टूट गए। अंदर ही अंदर वो अनईज़ी फीलिंग थी कि उसे ऐसा लग रहा था कि ये सब टूट रहे हैं लेकिन फेंगयुआन कुछ कर क्यों नहीं रहा है? उसे भी तो पता चल गया है ना कि ये जो 33 मतलब अटैक होगा, 33 फ्लिकर होंगे और इसका मूव इतना फ़ेमस है, सबको पता है। तो ये कुछ कर क्यों नहीं रहा है फेंगयुआन, इतना शांत क्यों खड़ा है? और छठी फ्लिकर में 1000 शेल डस्ट बन गए। 7वीं फ्लिकर में और ज़्यादा खतरनाक स्टार्ट हुआ सीन, बहुत ज़्यादा टूटने लगे, बहुत ही ज़्यादा। शिया फाई को अंदर से सोचता हुआ था, बस थोड़ा-सा और 7th वेव में सभी खत्म हो जाएगा। 7वीं वेव में सब खत्म है, 33 होते हैं ना, लेकिन 7वीं में ही खत्म। लेकिन उसी मोमेंट अचानक ना जितने भी यहाँ पे और टॉर्टोइस के शेल थे, जैसे अब तो 70 से 80 हज़ार हो गए थे ना, तो वो इतने सारे जो भी थे, वो सारे के सारे अचानक फेंगयुआन की तरफ आने लग गए। पर उन्होंने अटैक थोड़ी ना करा फेंगयुआन पे, वो सीधा उसके माइंड के अंदर घुस गए, वापस चले गए। फेंगयुआन का डिविनेशन टॉर्टोइस फॉर्म एक विज़डम पाथ एशियन डेसोलेट बीस्ट था। उसका दिमाग इतना बड़ा था कि इतने थॉट्स आराम से रह सकते थे, समा सकते थे। शिया फाई को एक तरीके से शॉक हो गए, वो कहता क्या? ज़ियामू अपना सर पकड़ते हुए कहता, अब समझ आया मुझे अनईज़ी क्यों लग रहा था, ये सब थॉट ही तो हैं, उसके दिमाग के हिस्से ही तो हैं, तो उसने वापस अपने दिमाग में बुला लिए। अब जो हमने अटैक करा है, वो जितने शेल उसने तोड़े बस उतना ही तोड़ पाया, बाकी को तोड़ ही नहीं पाएगा। और जैसे ही अटैक खत्म होगा, ये बंदा दोबारा से अपने दिमाग से वो सारी चीज़ें बाहर निकाल देगा और डिफेंस इसका बरकरार रहेगा। अब क्या करें? एक ही पल में पूरे वैली के जो थॉट्स थे, जो पूरा वैली भरा हुआ था, पूरा खाली हो गया। सिर्फ एक बड़ा-सा ब्लैक टॉर्टोइस शेल ज़मीन पे चुपचाप पड़ा हुआ था, जो कि अपना फेंगयुआन था। ऊपर शिया फाई क्यूआई का 33 हेवनली लाइट्स मूव अभी भी चल रहा था, उसके फ्लिकर अभी भी चल रहे थे, 7th फ्लिकर, 8, 9th पर कुछ हो ही नहीं रहा था क्योंकि फेंगयुआन के ऊपर तो असर करेगा नहीं, छोटे बच्चों वाले पे असर करता जो कि उसके छोटे-छोटे टॉर्टोइस थे, लेकिन वो सब उसने अपने दिमाग में रख लिए। वो रुक भी नहीं सकता था वरना बैकलैश मिलता, तो मजबूरी में पूरा मूव चलता रहा। 10वां आया, 11वां, 12वां, इतना ऑकवर्ड साइलेंस छाया हुआ था कि हवा में कोई होता है ना, हवा में सब हिला रहे हो अपना, कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। फाइनली 33 जो थे ना फ्लिकर वो कंप्लीट हो गए। पूरा वैली फ्लैट ग्राउंड बन गया, पहाड़ियाँ सब गायब हो गई, लाइट में पिघल चुके थे क्योंकि आस-पास के ऊपर ही फ़र्क पड़ेगा जब वो चीज़ है ही नहीं तो। फेंगयुआन अंदर से भाई कहता है पावरफुल मूव था, सच में बहुत बढ़िया था। उसने कामली अपना सर उठाया और पूँछ और टेज शेल के बाहर निकाले बिना स्क्रैच के, यानी वो शेल के अंदर था। शिया फाई क्वै का चेहरा काला पड़ गया। शिया ज़ूमो गुस्से में एकदम दाँतों को एकदम दबा लिया था क्योंकि अब फेंगयुआन के दिमाग में 1 लाख से ज़्यादा टॉर्टोइस शेल निकल कर हवा में फिर से घूमने लग गए थे।
अब धीरे-धीरे निकल रहे थे, 1 लाख से ज़्यादा हो गए। शिया ज़ाओमो अंदर से सोचता हुआ कहता है, अब इसकी डिफेंस तोड़ भी कैसे सकते हैं, अब तो टूटेगा भी नहीं। फेंग युआन थोड़ा-सा खतरनाक टोन में कहता है, तुमने 3 मूव यूज़ कर लिए हैं, ठीक है? तुमने 3 मूव कर लिए हैं। शिया फाइकवेई गुस्से में कहता है, अब मेरा नेक्स्ट मूव देखो। एकदम से वो लाइट बीम की तरह बनकर टॉर्टोइस शेल पे अटैक करने गया। छोटे शेल तो फट के टूट गए, पर फेंग युआन अभी भी वो जो शेल के अंदर था, छुपा हुआ था, वो अंदर घुस गया था। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। शिया फाइकवेई एकदम से फ्रस्ट्रेटेड था। वो कहता है, ये बंदा तो पूरा टॉर्टोइस ही बन गया यार, क्या करूँ? 10 मूव के अंदर उसका सारा एफर्ट बेकार। फेंग युआन के शेल पर एक हल्का-सा मार्क तक नहीं आया था। फाइनली शिया फाइकवेई रुक गया, गुस्से में बोला, "तू जीत गया भाई, इस बार तू जीत गया, मैं हारता हूँ।" और बिना एकदम भाई कुछ बोले आसमान में उड़ गया। यहाँ पे शिया ज़ूमो तुरंत ही वहाँ से खतरनाक वाली साँस ली, कहता है, "अब फाइनली अब तो हार ही गए।" वो अब यहाँ से एक तरीके से सब कुछ साफ करना पड़ेगा। और उसने भी जाते-जाते कहा, "5 साल बाद मैं वापस आऊँगा। वो ये है हम वापस आएँगे और दोबारा इस चीज़ पे बात होगी।" अब वो दोनों लोग डिसअपियर हो गए स्काई में और फेंग युआन ये बैटल जीत चुका था। यानी जो उसने बोला था कि टेंशन मत लो वुयोंग, तुम्हारा भाई अभी करके दिखाएगा, और कर भी दिया उसने। अब आगे सीन कंटिन्यू होता है। शिया क्लैन के दोनों गो इमोर्टल्स हार के बिना कुछ कहे वहां से चले गए। फेंग युआन ने अपना टॉर्टोइस फॉर्म कैंसिल करके ह्यूमन फॉर्म में लौट आया और फ्रॉस्टी पीक पहुंच गया। अब वहां सिर्फ एक स्नोई माउंटेन बचा था, ठंड से एकदम भरा हुआ। फेंग युआन कहता है, इतना इजी विन सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि एडवांटेज मेरे पास था। उसके दिल में कोई घमंड नहीं था। विक्ट्री या फेम उसके लिए कुछ मैटर नहीं करते थे। फेंग युआन ने आगे कहा, एनिमी के बारे में पहले से सब कुछ जानना ही तो रियल पावर होती है। शिया क्लैन उसकी रियल स्ट्रेंथ नहीं जानता था, पर फेंग युआन के पास वो क्लैन का इन्फॉर्मेशन नेटवर्क था और उसके किलर मूव्स, नेचर सब कुछ जानता था उनके बारे में, और उसने पहले से प्लान बना रखा था। फेंग युआन ने कहा, इमॉर्टल किलर मूव वर्जा शेल काफ़ी यूज़फुल था, लेकिन अगले टाइम से इतना ईज़ी रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। अब शिया क्लैन ज़रूर इसके काउंटर ढूँढने लगेंगे। उसे ये भी समझ आ गया कि फेमस होने के साथ वीकनेसेस भी रिवील होती हैं, जैसे उसका रिवर्स फ्लो प्रोटेक्शन सील। नॉर्थर्न प्लेन्स के बाद अब सब लोग ये बात तो जान ही गए हैं ना। देखो, नॉर्थर्न प्लेन्स में भी जान गए और बाकी लोग भी ये बात जानते हैं कि जो रिवर्स फ्लो प्रोटेक्शन सील है वो फेंग युआन के पास है, यानी ली गुआंगी के पास है। तो अब वो लोग ना फेंग युआन से भिड़ेंगे नहीं, और जो भिड़ेंगे उनके पास पक्का कोई मेथड तो होगा ना उससे हराने का या कुछ करने का, तभी तो वो भिड़ेंगे। इसलिए वो कहना चाह रहा था कि ट्रम्प कार्ड हमारे रिवील हो जाते हैं तो बंदों को पता चल जाता है। फेंग युआन आगे सोचते हुए कहता है, नेक्स्ट टाइम यूज़ करने में केयरफुल रहना होगा। पावरफुल किलर मूव बनाना तो टफ था, पर उससे अपडेट और मॉडिफाई करना और भी मुश्किल। इसके लिए चाहिए अटेनमेंट लेवल्स और इंस्पिरेशन, जो मिलती है सिर्फ ड्रीम रेलम से। फेंग युआन आगे कहता है, ड्रीम रेलम ही बेस्ट वे है अपना लेवल बढ़ाने का। उसके माइंड में फिर से जायंट ड्रीम रेलम का ख्याल आया, पर अभी उसके पास डायरेक्ट जाने का कोई रीज़न नहीं था, वरना सस्पिशियस लगता। फेंग युआन डिसाइड करते हुए कहता है, फिलहाल जो चल रहा है उसे डील करता हूँ, बाकी टाइम के साथ देख लेंगे। फ्रॉस्टी पीक पे लैंड करते हुए उसने अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। माउंटेन में बहुत सारे आइस पाथ रिसोर्स थे। फेंग युआन ने कहा, यहाँ के स्नो के नीचे कुछ रैंक 5 के फ्रॉस्ट जेड हैं और उनके अंदर रैंक 6 फ्रॉस्ट जेड एसेंस भी होगा। और उसने बिना टाइम वेस्ट करे उन सबको कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। तभी रंबल आवाज आई, स्नो उड़ने लगा, ग्राउंड खुल गया, फ्रॉस्टी पीक के हिडन ट्रेजर्स रिवील होने लग गए। फेंग युआन ने जैसे जैसे रॉक्स को तोड़ने का स्टार्ट किया, धड़ 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 आवाज आने लग गई, बड़े बड़े पत्थर उड़ गए और नीचे से व्हाइट ग्रीन फ्रॉस्ट जेड चमकने लगे, जो ठंडी एनर्जी छोड़ रहे थे। पर ऑब्वियसली फेंग युआन पे कोई असर नहीं था। फेंग युआन ने एक एक करके सब कलेक्ट कर लिए। उसके अंदर जो फ्रॉस्ट जेड एसेंस था वो तो रैंक 6 के इमॉर्टल मेटल वाला था, तो उसे भी एक्सट्रैक्ट नहीं किया, बस ऐसे मतलब अंदर ही छोड़ रखा। उसके बाद फेंग युआन ने पूरा फ्रॉस्टी पीक स्कैन कर डाला। बड़े बड़े फ्रॉस्ट जेड निकाले, कुछ एलिफेंट साइज के थे, कुछ तो शिप जितने ह्यूज थे। हर एक के अंदर एसेंस था, कुछ तो 1000 ईयर फ्रॉस्ट जेड एसेंस भी थे, जो कि रैंक 7 मटेरियल था। ये बंदा एसेंस नहीं निकाल रहा है, ये पूरा का पूरा जेड निकाल ले रहा है, बाद में एसेंस उसमें से निकाल लेगा। ये सब पहले भी डिस्कवर हुआ था, पर वो क्लैन ने जानबूझ के प्रिजर्व किया था क्योंकि फ्रॉस्ट पीक का बेस ही ये जेड्स थे। अब फेंगयुआ ने मेजोरिटी लूट तो ले ली थी, ऊपर से वाइल्ड गुवॉर्म भी ले लिए थे। अब इमॉर्टल को ढूंढने का कोई फायदा नहीं था क्योंकि फ्रॉस्टी पीक हर कुछ 100 साल में एक ही बनाता था। अगर होता तो शिया क्लैन कभी इतनी आसानी से ना छोड़ता। कोल्ड वेव गुवॉर्म के ग्रुप इधर से उधर घूमते, इसी वजह से फ्रॉस्टी पीक हमेशा से फ्रीजिंग वाइंड चलती रहती थी, हर तरफ फ्रीज रहता था। बाद में फेंगयुआन ऊपर फ्लाई करके लास्ट टाइम पीक को देखता है। जो पहले व्हाइट स्नो से भरा ब्यूटीफुल माउंटेन था, अब होल्स और एक तरीके से गड्ढे गड्ढे से बन गया था। वैल्यू हाफ से भी कम हो गई थी, फाउंडेशन डैमेज हो गया था क्योंकि फेंगयुआन ने सब चुरा लिया था। फेंगयुआन सोचता हुआ कहता है, अगर मेरे पास पुलिंग माउंटेन इमॉर्टल गो होता तो पूरा का पूरा माउंटेन ही चुरा लेता, अपने ब्लेसलैंड में ही रख लेता। पर अभी तो ऐसा नहीं हो सकता।
वू यी हे के नाम से ऑलरेडी लिमिट क्रॉस कर चुका है वो, और ज़्यादा लूटेगा तो सस्पिशियस बढ़ेगा। यानी पहले इसने ये सब लूट-वूट के काम तमाम कर दिया, ऊपर से ऐसा चुराएगा पूरा तो अपना ही नाम गंदा कर लेगा। ये सोच के फेंग यूआन क्लाउड्स में डिसअपियर हो गया। अब कुछ दिनों बाद वू क्लैन का हेडक्वार्टर में देखते हैं। वू योंग कहता है, ब्रदर फ्रॉस्टी पीक प्रोटेक्ट करने के लिए थैंक यू। तो मैं थीव्स को डरा के भगा दिया। फेंग यूआन कहता है, बस किस्मत थी यार, कुछ खास नहीं। वू योंग कहता है, एल्डर वूफा अपने रिवॉर्ड के हिसाब से मतलब देखना। तो वूफा एक काम और पावरफुल एल्डर बोला। वूफा कहता है, लॉर्ड वू यी हे ने ब्रेवरी दिखाई है, पर इशू भी सेटल नहीं हुआ है। फ्रॉस्टी पीक भी बैडली डैमेज्ड है। वू योंग शॉक में कहता है, क्या फ्रॉस्टी पीक लूट लिया गया? फेंग यून यहाँ पे एक्टिंग करता है इनोसेंट वाली कि जैसे उसने तो कुछ किया ही नहीं। कहता है, हाँ मुझे भी लगा था शिया क्लैन के इमॉर्टल ने सब ले लिया होगा, तो ले लिया उन्होंने। वू योंग कहता है, क्या तुमने खुद देखा था? फेंग यून कहता है, नहीं बस अंदाजा है, शायद कोई और लोन कल्टीवेटर होंगे या पता नहीं, ऐसा किसी ने तो लूटा है। अपना नाम नहीं लिया, किसी ने लूटा है, किसी और का नाम लगा रहा था। वू योंग ने थोड़ा सा सोचकर सर हिलाया। वू योंग ने कहा, ठीक है, फाइनल डिसीजन एल्डर वूफा करेंगे। एल्डर वूफा ने कैलकुलेशन करके एक रिवॉर्ड लिस्ट फेंग यून को दे दी कि देखो जो तुमने काम करा है वो तो तुम्हारा इसमें मिल जाएगा, देख लो। फेंग यूआन ने आगे रिवॉर्ड लिस्ट ली और एक बार उसकी तरफ देखा। उसमें बहुत सारे ना मॉर्टल गू मटेरियल थे और ऊपर से कुछ-कुछ थे जो कि इमॉर्टल मटेरियल भी थे। फेंग यूआन अंदर से सोचता हुआ कहता, अगर मैंने फ्रॉस्टी पीक के जेड और एसेंस सरेंडर किए होते, तो रिवॉर्ड का लेवल भी अलग ही लेवल का होता। यानी कहना चाह रहा है कि अगर मैंने सारे ले लिए, जो भी मैंने चुराया अगर वो मैं लौटा देता ना, तो शायद ये रिवॉर्ड लिस्ट में इमॉर्टल मटेरियल या इमॉर्टल गू भी होता ज़्यादा, कुछ बढ़िया वाला भी। पर वू योंग और वू फा दोनों स्मार्ट थे। ये दोनों एक्चुअली फेंग यूआन को पीसफुल वे दे रहे थे ताकि मैटर ठंडा पड़ जाए। फेंग यूआन कामली कहता है, क्या मैं ये रिवॉर्ड्स एक्सचेंज करके ड्रैगन स्केल सॉइल ले सकता हूँ? वू योंग सरप्राइज्ड हुआ। वो कहता है, क्या? वूफा की तरफ देखते हुए। वूफा सोचते हुए कहता है, ठीक है कोई नहीं, जैसा तुम कहो, अप्रूव्ड है। अब सीन चेंज होता है। फेंग यूआन अपने बेस पे लौटता है। अब उसके पास फ्रॉस्ट जेड प्लस फ्रॉस्ट जेड का एसेंस था बड़ा स्टॉक में। चाहे तो अपने ब्लेसलैंड में मिनी फ्रॉस्टी पीक बना सकता था, पर उसका मेन फोकस था ड्रैगन स्केल सॉइल। ये एक स्पेशल सॉइल होती है, थोड़ी रफ होती है और शाइनी होती है। दूर से देखो तो ड्रैगन की ओवरलैपिंग स्केल्स जैसी लगती है। ये वही मिट्टी है जहाँ ड्रैगन टाइप बीस्ट और इमोरियल ड्रैगन रहते हैं, इसलिए उसमें ड्रैगन का ऑरा भी होता है। फेंग यूआन ने पहले भी ये सॉइल यूज की थी क्योंकि इसने ड्रैगन फिश का ब्रीडिंग रेट बढ़ाया था। अब फिर से वही प्लान बना रहा था। फेंग यूआन सोचते हुए कहता है, मेरे ब्लेस लैंड का टाइम रेशियो स्लो हो गया है। रिसोर्स आउटपुट तो कम हो गया, आउटपुट भले कम है, इमॉर्टल एसेंस और स्टोन दोनों भी कम है, पर अगर रिसोर्स स्केल बढ़ा दूं तो शायद प्रेशर कम हो जाए। इसलिए उसने सबसे पहले ड्रैगन फिश का जो फार्म था उसे एक्सपेंड करके प्लान बनाया कि और ज़्यादा करेंगे। ड्रैगन फिश एक हाई डिमांड प्रोडक्ट था। ट्रेजर वाले हेवन में हर सुपर क्लैन इसे बल्क में खरीदता था। अब फेंग यूआन का नया टारगेट था एक ड्रैगन स्केल सी एरिया बनाना। उसके मिनी ईस्टर्न सी में पहले छोटी-छोटी लेक्स और पूल से भरा हुआ था, पर अब जब उसने कई वाटर पाथ प्राइमल सी मर्ज कर दिए, तो एक ह्यूज बड़ा सा सी बन गया था। कम डेप्थ थी, यानी गहरा कम था लेकिन बड़ा बहुत जगह था। फेंग यूआन ने केयरफुली ड्रैगन स्केल सॉइल से एक नई जगह रेडी की। फिर उसने एक मॉर्टल गू फॉर्मेशन बनाई ताकि वो एरिया को आइसोलेट कर दे और स्पेशल सी जोन बन जाए। फिर उसने अपनी ड्रैगन फिश कॉलोनी को एक शिफ्ट कर दिया। रिजल्ट क्या हुआ? फिश ज़्यादा एक्टिव थी, मेटिंग रेट बढ़ गया, और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि देखो अब उन्हें इतना बड़ा घर मिल गया, ना कोई बीच में और टापू, पहाड़ कुछ भी नहीं है। एक खाली के साथ समुंदर है बस बहुत बड़े एरिया में। तो इस वजह से अब आपस में सब चल रहा था और ड्रैगन फिश तो रेट बढ़ने लग गया, मीटिंग, ब्रीडिंग समझ ही गए होगे ना। पर फेंग यूआन जानता था कि ये काफ़ी नहीं है। अब उसे एक इमॉर्टल किलर मूव प्रिपेयर करना था और उसने स्टार्ट भी करा उसका, जिसका नाम था बाउंटीफुल ईयर। ये मूव है हाई फैन ट्रू इनहेरिटेंस से मिला था, पर असल में इसको बनाया था एक और एक्सपर्ट ने, पिल इमॉर्टल, जिसे हाई फैन ने ट्रेड करके लिया था। ये कोई आम किलर मूव नहीं था। बाउंटीफुल ईयर एक ऐसा इमॉर्टल किलर मूव था जो प्राइमेसी मैनेजमेंट के लिए बना था, फाइट के लिए नहीं, लेकिन इसका यूज़ बहुत वैल्यूबल था। इतना कि हाई फैन ने अपने इनहेरिटेंस में इसको एक मतलब अच्छे से लिख के छोड़ा था कि देखो ये कितनी काम की चीज़ है। गूवॉर्म एक्टिवेट होते हैं, एक थिक मिस्टीरियस ऑरा हवा में फैल जाता है। फेंग यूआन ने इस वर्जन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया था। ओरिजिनल वर्जन में कोर था ईयर गू, पर अब फेंग यूआन ने रैंक 7 प्रिजर्वेंस इमॉर्टल गू को ऐड कर दिया था सप्लीमेंट्री वॉर्म की तरह पे। अब इसी ये सब करने के बाद 10 दिन बाद फेंग यूआन ने एक लंबी सी सांस ली और कहा, फाइनली फुल एक्टिवेशन कंप्लीट। एक सॉफ्ट एनर्जी वेव ड्रैगन स्केल सी से फैल कर रिजल्ट दिखाने में टाइम लगा रही थी, लेकिन धीरे धीरे लग रहा था कि हाँ कुछ तो बढ़िया होने वाला है। फेंग यूआन सोचते हुए कहता है, हाई फैन को 2 से 3 दिन लगे थे एक्टिवेट करने में और मुझे आधा महीना, पर कोई बात नहीं, सक्सेस तो मिल ही गया ना। बैकलैश नहीं मिला, बस वही काफ़ी है।
उसने रिफ्लेक्ट किया, टाइम 5 में मेरा अटेनमेंट लेवल काफ़ी लो है, इसलिए जो प्रोसेस था काफ़ी स्लो था। नॉर्मली जितना फास्ट एक्टिवेशन उतना सेफर किलर मूव था, लेकिन फेंगयुआन के वर्जन में एक बिग एडवांटेज था, ड्यूरेशन डबल हो गई थी। अब एक एक्टिवेशन से 2 साल तक रिसोर्स आउटपुट बूस्ट रहेगा, पहले सिर्फ 1 साल था और इससे वो थोड़ा-सा इमॉर्टल एसेंस भी सेव कर सकता था। फेंगयुआन एकदम सोचकर मुस्कुराकर कहता है, अभी और अपग्रेड की यहाँ पे मतलब वो हो सकती है, यानी कोशिश की जा सकती है, गुंजाइश है, पर मेरे करंट लेवल पे इम्पॉसिबल है, छोड़ो इतना तो काफ़ी है जितना मैंने कर दिया। अब सीन यहाँ पे कट होता है, दिखाया जाता है मिनी ईस्टर्न सी में। अब ड्रैगन्स जो स्केल शीट था ना पूरा का पूरा रेडी हो चुका था। सब मीटिंग में चल रही थी और वो जो एक्स्ट्रा बफ था वो भी लग चुका था। थाउज़ेंड्स ऑफ ड्रैगन फिश स्विम कर रहे थे। उसमें कुछ डेसोलेट बीस्ट ड्रैगन फिश भी चमक रहे थे। बाउंटीफुल ईयर का इफ़ेक्ट पूरे सी एरिया पे नहीं था। ये तो एक प्रिजर्वेंस गू ने रेंज छोटी कर दी थी। दूसरा फेंगयुआ ने सविनर इमॉर्टल प्राइमेसी इतना बड़ा था कि पूरा कवर करना भाई फेयरी टेल जैसा इम्पॉसिबल था। यानी भले उसका समुंदर देखो कितना ही बड़ा है, लेकिन वो समुद्र के कुछ हिस्से में ऐसा हुआ है बस। लेकिन ड्रैगन स्केल का जो लेक था, वो पूरा का पूरा एक तरीके से थोड़ा बहुत तो कवर हो ही गया था। थोड़ा-सा ही रह गया होगा जो बच गया है, लेकिन बाकी सब तो कवर था। और आफ्टर प्रोजेक्ट एंड, फेंगयुआन के इमॉर्टल एसेंस स्टोन ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गए। इसलिए उसने डिसीजन लिया कि अब सारे एक्स्ट्रा रिसोर्स को बेचना पड़ेगा। उसने फ्रॉस्ट जेड प्लस फ्रॉस्ट जेड एसेंस और कई आइस पाथ गू बेच दिए। फिर अर्निंग से फिर से ड्रैगन फिश खरीदे और ड्रैगन स्केल सी में रिलीज़ कर दिए। ये एक रिस्की स्टेप था, पर फेंगयुआ ने डिसाइड किया कि सेल्फ एक तरीके से मतलब ना अपने ऊपर ही तो इन्वेस्ट करना है, सेल्फ इन्वेस्ट अपने ऊपर करो, आगे जाके तो मिल ही जाएगा। भले देखो रिस्क है, लेकिन कर तो देंगे ही और सेफ खेलना ही बेस्ट रहेगा। ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है, सेफ खेलने से रिस्क लेना पड़ता है, लेकिन इतना तो अभी कर ही सकते हैं, यही सही है। और ये एग्रेसिव अप्रोच भी है, सेफ भी है, लेकिन बेटर है, ये पहले से तो बेटर है। रिज़ल्ट क्या हुआ, कुछ हफ्तों तक ना टफ टाइम रहा, ज़्यादा कुछ मिला नहीं, ज़्यादा कुछ बढ़िया नहीं हुआ, एसेंस कम पड़ गया, कल्टीवेशन स्लो हो गया। पर हाफ मंथ बाद जब पहला बैच ड्रैगन फिश का बिक गया, तब हाल थोड़ा-सा बेटर हुआ, क्योंकि पहले मंथ में तो भाई एकदम चटनी-रोटी खा के भाई ने काम चलाया। लेकिन जैसे ही पहला मंथ में इसका जो ड्रैगन फिश का बैच निकला, अच्छे से वो सब आ गए, बेचा, तब भाई का काम स्टार्ट हुआ। फिर भाई ने पेला है पनीर। 1 महीने बाद दूसरा बैच डायरेक्ट वू क्लैन को बेचा। वू योंग सरप्राइज़्ड हुआ, ब्रदर वू ये है, तुम्हें ड्रैगन फिश फार्मिंग में इतनी एक्सपर्टीज़ है, इम्प्रेसिव, बहुत बढ़िया। वू क्लैन पहले ड्रैगन फिश बाहर से खरीदता था, पर अब अंदर से ही मिल रही हैं, तो प्योर एकदम प्रॉफिट है। फिर फेंगयुआ ने तीसरा बैच साउथर्न बॉर्डर के और क्लैन जैसे क्याओ क्लैन, दूसरे एलाइज़ को भी सेल कर दिया। अब उसका ड्रैगन फिश का जो ब्रांड था ऑफ़िशियली साउथर्न बॉर्डर मार्केट में घुस गया था, यानी अब सब लोग जान चुके थे कि भाई ये एक ब्रांड की ड्रैगन फिश आ रही है जो कि इस बंदे से आ रही है, तो सब जान गए थे। रिजल्ट क्या हुआ, इमॉर्टल एसेंस रिजर्व फिर से बढ़ने लगा, फाइनेंशियल प्रेशर गायब हो गया और फेंगयुआ ने नई एनर्जी के साथ कल्टीवेशन रिज्यूम कर दिया, यानी जो पहले पॉज़ था उसे रिज्यूम करके आगे बढ़ा। आगे सीन देखते हैं साउथर्न बॉर्डर वू क्लैन का सीक्रेट कल्टीवेशन रूम। फेंगयुआन हवा में फ्लोट कर रहा था, सीरियस एक्सप्रेशन था, उसके आसपास गुवम की ऑरास मिक्स हो रही थी। एक हैवी प्रेशर रूम में भर गया था। फेंगयुआन स्लोली कहता है, द क्रूशियल स्टेप। उसकी आंखों में शार्प लाइट चमकती है। वो एक रैंक 1 मेटल पाथ मॉडल को एक्टिवेट करता है। नॉर्मली सेफ होता, पर अब सिचुएशन डेंजरस थी। बैम आवाज़ है, एक डल साउंड बॉडी के अंदर से आता है। फेंगयुआन झटके से हिलता और जैसे मतलब करंट लग गया हो, एकदम भाई लिप्स पे ब्लड निकल आता है, हालत खराब हो जाती है। फेंगयुआन फिर से कहता है, अगेन फेल। वो नीचे लैंड करता है, अपना चेस्ट पकड़ता है और इंजरी चेक करता है। लकीली सिर्फ रैंक 1 गू था, तो कोई सीरियस नहीं थी। 2 दिन में रिकवर हो जाएगी और सवेनर इमॉर्टल बॉडी फास्ट हील भी करती है, तो ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं हुई। लेकिन रैंक 1 से भी इतना ज़्यादा सीरियस इंजरी बड़ी बात थी। फेंगयुआन वर्जा शेल किलर मूव को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा था। ये मूव रैंक 6 वर्जा थॉट गू से बेस्ड था, जिसकी मदद से उसने पहले शिया फाई क्यूआई को हरा दिया था। लेकिन फेंगयुआन को फील हुआ कि मूव अभी भी परफेक्ट नहीं है और ये फीलिंग इग्नोर नहीं की जा सकती थी, क्योंकि फेंगयुआन का विजडम पाथ प्लस ट्रांसफॉर्मेशन पाथ दोनों भाई ग्रैंड मास्टर लेवल का था। तो जो उसको एक गट फीलिंग आ रही थी वो काम की थी। फेंगयुआन आगे कहता है, प्रोग्रेस हुई है पर रिजल्ट ज़ीरो है। लगता है मेरी अटेनमेंट लेवल काफ़ी लो है, छोड़ो यार क्या करें। ये बोल के भी उसका स्पीड नॉर्मल इमोटस से तो कहीं ज़्यादा ही था। विशियस लाइटनिंग फ्रेंड एक किलर मूव बनाने में साल लगा दिए थे, जबकि फेंगयुआन कुछ हफ्तों में उस लेवल तक पहुंच गया था। फिर भी फेंगयुआन ने डिसीजन लिया कि स्टॉप फॉर नाउ, अभी छोड़ ही दे वो, क्योंकि उसके पास और रास्ता था। जैसे अटेनमेंट लेवल बढ़ा के वो इंस्टेंटली किलर मूव को अपग्रेड कर सकता था। अब जब ड्रैगन फिश ट्रेड से उसका फाइनेंशियल चीज़ें स्टेबल हो गई हैं, तो वो नया एक्सपेरिमेंट ट्राई कर रहा था, पर ये काम रिसोर्स ज़्यादा लेता था। फेल होने पर बैकलैश प्लस गो वर्म का डिस्ट्रक्शन, अगर इमॉर्टल गो डैमेज हुआ तो और बड़ा लॉस, तो इसलिए दिक्कत वाली बात थी। फेंगयुआन ने कामली सोचा और डिसाइड किया कि नॉर्थ वर्थ इट।
यानी इतनी वर्थ नहीं है इसकी, रिस्क ज़्यादा है, रिवॉर्ड कम है। थोड़ा रेस्ट करके वो आँखें बंद करता है और अपने गूबम को एक्टिवेट करता है। कॉन्शियसनेस डायरेक्टली ट्रेज़र येलो हेवन में एंटर करती है। सीन यहाँ पे शिफ्ट होता है ट्रेज़र येलो हेवन वर्चुअल मार्केट स्पेस में। एक ग्लोइंग स्टॉल के पास फेंग युआन की विल एक इमॉर्टल की विल से बात करती है। फेंग युआन कहता है, ऑल योर डिवाइन डियर फ्रूट्स आई विल पे 1300 इमॉर्टल एसेंस स्टोन। सेलर की जो विल थी वो एकदम हेल्पलेस टोन में कहती है, प्राइस ऑलरेडी लो है यार, तुम तो इतनी बार बोल चुके हो, कितना बोलूं, 200 और बढ़ा दो तो ले जाओ सब, मैं क्या बोलूं। मतलब भाई कहना चाह रहा है कि 1500 में ले लो, ये कह रहा है नहीं 1300। डिवाइन डियर फ्रूट रैंक 6 का इमॉर्टल मटेरियल था, रेयर नहीं है पर इसका जो डिमांड है कम होने के कारण मिलते मुश्किल से ही हैं। और फेंगजुआन को ये वर्जा थॉट इमॉर्टल गो को फीड करने के लिए चाहिए थे। वो स्टॉल ऑब्जर्व करता है, फ्रूट्स ग्लोइंग गोल्डन थे, बेबी के फिस्ट जितने साइज के थे और सब टॉप क्वालिटी के थे। ये फ्रूट्स ट्री पे नहीं बल्कि एक स्पेशल डेसोलेट बीस्ट फ्रूट डियर के एंटलेयर्स पे ग्रो करते थे। फेंगयुआन साइलेंट खड़ा रहता है, डील पर सोचता रहा, एक्सप्रेशन अभी भी शांत था और कैलकुलेटिंग था। बंदा सोचे जा रहा था कि क्या करके इसे लिया जाए। और ये जो फ्रूट डियर जो बीस्ट था ना, ये एक ऐसा बीस्ट डेसोलेट बीस्ट था जिसके एंटलर्स पर फ्रूट्स उगते थे। यही थे डिवाइन डियर फ्रूट्स। फेंगमैन पहले इसका नाम और इन्फो निकाल चुका था। उसने देखा था कि कुछ फ्रूट्स डियर ऑक्शन में बिक रहे हैं, पर कितने फ्रूट्स देंगे यह भी एक तरीके से अनसर्टेन था, यानी कुछ पता नहीं। फेंगयुआन सोचते हुए कहता है, हर रिसोर्स का अपना एक ग्रोथ मेथड होता है, जैसे ड्रैगन फिश। डोंगफेंग ट्राइब के एक्सपीरियंस से मेरे पास बेस्ट सिस्टम है इसका, इसलिए मेरा प्रोडक्शन स्मूथ और प्रॉफिटेबल है, हाई है ज़्यादा। फेंगयुआन आगे कहता है, फिलहाल पहले बैच के लिए कुछ डिवाइन डियर फ्रूट्स ले लेता हूँ, वर्जा थॉट गू को फीड करने के लिए काफ़ी है। बाद में फंड्स बढ़े तो फ्रूट्स डियर खुद ही रेस कर लूँगा, और जब फ्रूट डियर ही आ जाएँगे तो दिक्कत ही नहीं पड़ेगी, सेल्फ सफिशिएंट हो जाऊँगा। उसकी आइज़ ग्लो करती है, प्लान क्लियर होता जा रहा था। सडनली सामने वाला गुई मॉडल की व्हील वाइब्रेट करती है। सेलर कहता है, मेरा मेन बॉडी अभी डिवाइन सेंस भेज रहा है, प्राइस डायरेक्टली डिस्कस कर लो। फेंगयुआन के लिप्स पे हल्की सी स्माइल है, एग्जैक्टली व्हाट आई वांटेड। पहले जो विल थी वो सिर्फ फिक्स्ड प्राइस पे डील कर सके थे, पर अब रियल गू इमॉर्टल आया था, नेगोशिएशन पॉसिबल था। फेंगयुआन कहता है, मैं डिवाइन डियर फ्रूट्स इमॉर्टल गू को फीड करने के लिए ले रहा हूँ। अगर डील अच्छी रही तो ये हमारा लास्ट ट्रांजैक्शन नहीं होगा। 1300 इमॉर्टल एसेंस स्टोन फाइनल कर लो, बताओ आगे भी खरीद लूंगा। सेलर हंसते हुए कहता है, पहली डील है, एम्प्टी प्रॉमिस पे कैसे मान लूं मैं। चलो 1400 में कर लेते हैं, 3 बार ट्रेड कर लोगे, 1300 फिक्स कर देंगे। फेंगयुआन कहता है, इफ आई हैड एक्स्ट्रा फंड, तो यहाँ बार्गेन ही नहीं करता ना, 3000 तुम क्या मतलब यहाँ पे जा रहे हो, 1300 1400, इससे अच्छा मैं तुम्हें बोलता हूँ 1350 फाइनल। सेलर कहता है, हाँ ठीक है, मुझे भी अर्जेंट फंड्स चाहिए, वरना इतने सस्ते में तो मैं कभी ना देता। डील कंप्लीट होती है। फेंगयुआन एक लंबी सांस लेता है और वर्जा थॉट गू का फीडिंग इशू अब वहां पे थोड़ी टाइम के लिए तो सॉल्व हो गया था। सीन यहाँ पे दोबारा शिफ्ट होता है ट्रेजर येलो हेवन अनदर स्टॉल पे। अब उसका फोकस था डिवाइन, वो जो डेविनेशन टॉर्टोइस है ना, खतरनाक वाला टॉर्टोइस है, डिवाइन टॉर्टोइस भी कह सकते हैं उसको, तो डेविनेशन टॉर्टोइस शेलगू, जिसका फूड था एशियंट इंक कैल्प, ब्लैक इंक जैसे कैल्प जिसका छोटा सा कट भी पानी को पूरा काला कर देता था। फेंगयुआन फंड्स मतलब फंड्स में तो टाइट था, तो बस लिमिटेड क्वांटिटी लेना चाहता था फ्यूचर फीडिंग के लिए, पर प्राइस बड़ा हाई होने के कारण कोई डील फाइनलाइज ही नहीं हुई, क्योंकि भाई जो कम प्राइस में दे रहा है वो तो आगे फेंगयुआन बस यही सोच रहा था ना कि अभी टाइम तो देखो कम है, नेक्स्ट फीडिंग से पहले अरेंज तो हो ही जाएंगे चाहे कुछ भी हो। क्योंकि देखो पता डील फाइनलाइज इसलिए नहीं हो पा रही क्योंकि ना कम पैसों में कोई ज़्यादा देगा नहीं, लोग ज़्यादा बल्क में बेच रहे हैं, और कम पैसों में कोई कम चीज़ें तो दे नहीं रहा है। अगर कोई चीज़ बल्क में बिक रही है तो तुम उसे कम पैसों में थोड़ी ना खरीद पाओगे, क्योंकि बेचेगा तो बल्क में ही ना, बहुत कम चांसेस होते हैं। वरना फंड ज़्यादा हो तो उसके हिसाब से मिलेगा, मार्केट के हिसाब से, तो फिर ज़्यादा पैसे लग जाएंगे, यही दिक्कत थी। उसने रिलीफ की सांस ली और ड्रैगन स्केल सी एरिया चल रहा था, फंड्स भी अभी बच गए थे, यानी जैसे तैसे उसने कमा लिया था, कर लिया था। सीन दिखाते हैं सवेना रिमोटल प्राइमेसी के अंदर मिनी ईस्टर्न सी। अब नेक्स्ट प्रोजेक्ट डिसाइड हुआ था, कूलिंग थ्रेड केव्स, जहां से रिग्रेटफुल स्पाइडर लार्ज स्केल प्रोडक्शन होता था। वेस्टर्न डिजर्ट में उनकी डिमांड हाई थी, ड्रैगन फिश जितनी नहीं पर स्टेबल मार्केट था, पर अभी फेंगयुआन को थोड़ा टाइम चाहिए था फंड्स गैदर करने के लिए। फेंगयुआन कहता है, 1 महीने में पहला कैपिटल रेडी हो जाएगा, तब तक वो क्लैन का सिचुएशन भी स्टेबल हो जाएगा, तो मैं जायंट ड्रीम रेलम वापस जा सकता हूँ। सीन दोबारा शिफ्ट होता है वू क्लैन हेडक्वार्टर्स। वू क्लैन अभी भी पॉलिटिकल स्टॉर्म में था, वो यंग लीडरशिप में उन्हें कुछ लॉसेस लिए थे, ओवरऑल बेनिफिट अभी भी सेफ रहा। सुपर फोर्सेस आपस में कोल्ड वार कर रही थी राइटियस पाथ के स्टाइल से, जैसे नो डायरेक्ट फाइट जस्ट स्लो प्लेजर में, सॉरी प्लेजर कह दिया, प्लेजर तो किसी और चीज को कहते हैं हाँ, तो स्लो प्रेशर में।
प्रॉफिट स्टीलिंग वाला वही काम, राइटियस पाथ वाला कि एक तरीके से झूठे-झूठे इल्ज़ाम लगा दो, झूठे प्रूफ लिया वो सब वाला। फेंग युआन तो अभी पीस में था और ज़्यादा दिन ये पीस रहने वाली नहीं थी। एक दिन एक न्यू टास्क तो आता ही था। फेंग युआन यहाँ पे सोचते हुए कहता है क्योंकि यहाँ पे उसे एक लेटर मिला था। रेट लेटर क्या था? माउंट स्नेल, माउंट माउंट मूविंग ओल्ड मॉन्स्टर। उसकी आईब्रोज़ एकदम उठ गई ये सब पढ़ के। ये एक मिशन था जिसमें लिखा गया था कि ये मिशन डेंजरस है और लग भी रहा था डेंजरस है। पहली फ्रॉस्टी पीक का मिशन मिला था, फेंग युआन ने अपनी पावर इंटेंशनली होल्ड बैक की थी ताकि वू योंग को लगे कि अभी एक तरीके से मतलब ज़्यादा वो है नहीं, इसको दूर ही भेज के रखते हैं, ज़्यादा काम नहीं करवाएँगे। लेकिन अब धीरे-धीरे उसको काम मिलने लग गया। लेकिन जैसे-जैसे अब होता है ना, मैन पावर की देखो कमी थी वो क्लैन के अंदर, तो मैन पावर अब जैसे-तैसे लेंगे ही। और माउंट स्नेल का जो इश्यू था अर्जेंट था, इसलिए वू योंग के पास कोई चॉइस नहीं थी, फेंग युआन को भेजना ही पड़ा। फेंगुआ सीरियस एक्सप्रेशन में लेटर को फोल्ड करता है और बताया जाता है कि द गेम ऑफ राइटियस पाथ नेवर ट्रूली एंड्स, यानी कभी भी ये गेम बंद नहीं होता क्योंकि हमेशा उनकी पॉलिटिक्स चलती रहती है। अब यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है साउथर्न बॉर्डर, रेनी माउंटेन्स। यहाँ पे ना मिस्ट कवर कर रखी, तो एकदम ग्रीन ग्रीन हरियाली टाइप की जगह थी। साउथर्न बॉर्डर में ना हल्की बारिश हो रही है और पहाड़ी एकदम हरियाली से भरी हुई हैं। एक रॉक पर फेंगयुआन खड़ा था, ब्लू रोब में था, काम आइस थी माउंटेन और रिवर को देखते हुए उसकी नज़र फाइनली एक पर्टिकुलर माउंटेन पे टिक गई, जिसका नाम था माउंट स्नेल। यह माउंटेन नॉर्मल नहीं था, राउंड और स्पाइरल शेप में था, जैसे कोई जाइंट सेल हो। बट ये एक्चुअली पता है क्या था? इमोरियल डेसोलेट बीस्ट, एक इनॉर्मस रिवर स्नेल, एक इमोरियल डेसोलेट बीस्ट, कुछ खतरनाक ही होगा। उसका शेल टावर जैसे ऊपर तक एकदम स्पाइरल में था, जैसे ग्रीन मॉस चिपका हुआ था। विजुअल्स में ऐसा था जैसे स्नेल धीरे-धीरे मूव करता है और अर्थ हिलती है, ऐसे टाइप का। रंबल आवाज़ आती है, बर्ड्स उड़ जाते हैं, बीस्ट भाग जाते हैं। फेंगयुआन काम टोन में कहता है, "सो दिस इज़ द माउंट स्नेल।" ये क्रीचर जेंटल था, हार्मलेस था, पर फ़ायदेमंद भी था। उसकी बॉडी में एन्स्लेमेंट पाथ और अर्थ पाथ के दामाग थे, जो एनवायरनमेंट में स्पेशल रिसोर्स ग्रो करते थे। अब दिखाया जाता है इन्फॉर्मेशन कट वॉइस ओवर का, दिखाया जाता है जो साउथर्न बॉर्डर में ऐसे टोटल 7 माउंट स्नेल थे और एक रूल बना था कि जो स्नेल जिस क्लैन की टेरिटरी में है, वो उसी का रिसोर्स माना जाएगा। माउंट स्नेल पहले वो क्लैन के एरिया में था, पर अब वो क्या हुआ ना, चलता तो रहता था हमेशा, तो धीरे-धीरे चल-चल के वो माइग्रेट कर रहा था, वो बॉर्डर क्रॉस करने वाला था। अभी क्रॉस करा नहीं है बॉर्डर, लेकिन जल्दी क्रॉस कर लेगा। और अगर वो चला गया तो वो क्लैन का मतलब एक तरीके से क्लेम उस पे से खत्म हो जाएगा, वो फिर वो क्लैन का एक तरीके से होता है ना राइट चला जाएगा, कॉपीराइट चला जाएगा भाई का। अब मैन पावर शॉर्टेज में वू योंग ने ये काम अपने भाई यानी वू यी हे यानी फेंग युआन को दिया था। सीन देखते हैं अनदर पीक का। एक स्ट्रॉन्ग ऑरा अप्रोच करता है, एक रॉक आर्मर्ड ओल्ड मैन वहाँ पे उड़ते हुए आया। ओल्ड मैन कहता है, वू यी हे, मैं हूँ क्विन जिन शेंग, लोग मुझे माउंटेन मूविंग ओल्ड मॉन्स्टर कहते हैं। और यहाँ पे बताया जाता है कि कैसा था, देखो ये ना रॉकी टाइप का था, मतलब ऐसा मान लो जो आर्मर ना पत्थर जैसा है और मैसी से एकदम गंदे से हेयर है, भिखारी टाइप वाले जैसे पर्पल माउंटेन के थे। क्लॉथ्स एकदम फटे पुराने हैं, लेकिन जो ऑरा है रैंक 7 का है, पावरफुल है और बढ़िया लग रहा है। फेंगयुआन कैजुअली उसकी तरफ देखता है, एक्सप्रेशन कंपोज था, तो फेंगयुआन कहता है, जी सीनियर, मैं ही हूँ, वो ही है, राइटियस ग्रीटिंग सीनियर माउंटेन मूविंग। तो ये उसको कहता है सीनियर माउंटेन मूविंग, इसको निकनेम में कहते थे। ये बुड्ढा इमॉर्टल 2000 साल से ज़्यादा पुराना था। लाइफ स्पैन गो और अपने एक्सटेंशन मेथड के साथ अब तक ज़िंदा था। पावर में ओल्ड ट्रीमैन बार्डे और वू यू बो के बराबर था। माउंटेन मूविंग एक बड़े रॉक पे बैठा था और हँस रहा था। माउंटेन मूविंग कहता है, हाँ, हाँ, अच्छा हुआ वो क्लैन ने फाइनली किसी को भेजा। चलो बैठकर बात ही करते हैं। फेंगयुआन भी कैजुअली रॉक पर बैठा हुआ था, बिल्कुल रिलैक्स्ड। ये देखकर ओल्ड मॉन्स्टर इम्प्रेस हो गया। माउंटेन मूविंग कहता है, लगता है तुझे मतलब तुझ में ना वो फेक राइटियस एटीट्यूड नहीं है, मुझे काफ़ी पसंद आया, तू बढ़िया बंदा लग रहा है। फेंगयुआन हँसते हुए कहता है, मैं ज़्यादातर ईस्टर्न सी में अकेला कल्टीवेट करता आया हूँ। ये सिंपल हैबिट्स बदलना मुश्किल है, इसलिए मैं तो अभी ऐसा ही हूँ। माउंटेन मूविंग हँसते हुए कहता है, सुना है तूने शिया क्लैन के 2 इमोर्टल्स को भगाया, पर फ्रॉस्टी पीक तो लूट लिया। फेंगयुआन यहाँ पे प्रिटेंड करते हुए सरप्राइज में कहता है, सीनियर ये सब र्यूमर्स है, मैंने ऐसा थोड़ी ना कुछ करा है, वो तो कोई और लूट के गया होगा। माउंटेन मूविंग हँसते हुए कहता है, राइटियस पाथ वाले तुझे समझ नहीं पाते, पर मैं समझता हूँ। हम लोन कल्टीवेटर्स को इमॉर्टल बनने के लिए एक रिसोर्स अपने हाथ से खुद ही कमाना पड़ता है। हर एक रिसोर्स अपना होना चाहिए हमारे पास, खुद से कमाएँगे तब कुछ होगा। अगर अब चांस छोड़ दिया तो फ्यूचर में तो कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए मौका मिले तो पूरा फ़ायदा उठाओ। मैं समझ सकता हूँ कि तूने ऐसा क्यों करा होगा। ये पूरा का पूरा शक कर रहा था फेंगयुआन के ऊपर।
लेकिन फेंगयुआन वो बिल्कुल साइलेंट था, एकदम शांत, एकदम आइस थी भाई, ये कुछ नहीं कह रहा था। लो वॉइस में उसने कहा, और फेंगयुआन जानता है ये माउंटेन मूविंग ओल्ड मॉन्स्टर उसके लिए एक परफेक्ट पॉन बन सकता था। यानी एक लो वॉइस में फेंगयुआन कह रहा था ये। फेंगयुआन अपने मन में कह रहा था कि मैं तो जानता ही हूँ अपने आप को कि ये जो बंदा है ना मेरे लिए ना काम का आ सकता है। वो उसको सोच रहा है कि इसके लिए काम आ सकता है, वो इसको सोच रहा है। सॉरी थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न हो गया था। लेकिन ये दोनों एक-दूसरे को इस्तेमाल करने का सोच रहे थे, बेसिकली यही स्टेटमेंट थी। आगे ये जो माउंटेन मूविंग ओल्ड मॉन्स्टर था, सीएस टोन में कहता है, कौन जाने फ्यूचर में क्या होगा? राइटियस पाथ वाले लोग घर बैठे रिसोर्स पा लेते हैं और हम जैसे लोग जो लोन कल्टीवेटर होते हैं स्ट्रगल करते रहते हैं। समझे तुम बात? फेंगयुआन साइलेंट था, कहता है, हाँ मैं समझ गया। ये सिर्फ दोस्ती का ट्राई नहीं था बल्कि एक सिग्नल था। यानी वो बंदा फेंगयुआन को सिग्नल दे रहा है कि अरे हम दोनों तो लोन कल्टीवेटर हैं, साथ में ही हैं। वो भी कहता है, मैं भी एक लोन कल्टीवेटर हूँ और ये माउंट स्नेल मेरा टारगेट है। फेंगयुआन कहता है, मैं आपके पॉइंट्स को समझता हूँ सीनियर, पर मेरी भी कुछ मजबूरियाँ हैं, मेरे को भी यहाँ पे आना पड़ा। मूविंग माउंटेन कहता है, सबकी होती हैं यार बच्चे, तेरी भी होंगी। उसके वर्ड सिंपल थे पर मतलब गहरा था। मतलब कि मैं भी प्रेशर में हूँ, तू भी प्रेशर में है, मैं कुछ नहीं कर सकता, अब क्या करें? फेंगयुआन भी चुप रहा। कभी साइलेंस कभी वेपन होता है, ये बात समझ रहे थे दोनों। तो दोनों अपनी-अपनी बात बोल के चुप हो गए कि अब देखते हैं आगे क्या होगा। यहाँ पे माउंटेन मूविंग ओल्ड मॉन्स्टर ने फाइनली एक मॉर्टल को फेंगयुआन को दिया। मूविंग माउंटेन कहता है, देखो इसे। फेंगयुआन ने गू खोला, अंदर लिखा था कुछ रेयर इन्फॉर्मेशन जिससे वो कूलिंग थ्रेड्सकेप बना सकता था। माउंटेन मूविंग हंसते हुए कहता है, डील करते हैं, माउंटेन स्नेल मुझे दो और ये रिसोर्स तुम ले लो, क्या कहते हो? तभी एक वॉइस आती है, ये तो एक ब्राइब थी, पर फेंगयुआन एक्सेप्ट कर ही रहा था कि होना ही था ऐसा कुछ। माउंटेन मूविंग एक अकेला कल्टीवेटर था, उसके पास वो क्लैन जैसे बड़े फोर्स से लड़ने की पावर नहीं थी। अगर वो माउंटेन स्नेल ले भी लेता तो उसे डिफेंड करना मुश्किल होता। एक बार अटैक, दूसरी बार अटैक, तीसरी बार वो क्या करता? धीरे धीरे उसकी पावर खत्म होती और कोई लूट के उसे भी ले जाता। कल्टीवेशन खत्म, और क्या करे? तो अभी के लिए उसे नेगोशिएट कर सकता था कि जैसे तैसे मैं इस बंदे को तो भगा ही दूं, फेंगयुआन को। वो क्लैन भी एक ऑर्गेनाइजेशन था, परफेक्ट शील्ड नहीं था। यहाँ फेंगयुआन यानी वू यीहे आया था, तो ओल्ड मास्टर की होप मिल गई थी कि शायद ये जो फेंगयुआन है ये भी एक लोन कल्टीवेटर था पहले, वो क्लैन जॉइन करने से पहले। तो हो सकता है कि मेरे साथ मतलब मिल जाए, मेरा भी कुछ काम बन जाए। फेंगयुआन यहाँ पे हँसते हुए कहता है, सीनियर आप एक इमोरल बीस्ट के बदले एक छोटे रिसोर्स देना चाह रहे हो। माउंटेन मूविंग कहता है, माउंटेन स्नेल को कंट्रोल कौन करेगा भाई? मैं सिर्फ उसके रिसोर्स लूँगा, तू कंडीशन बोल सकता है, तू बाकी सँभाल। फेंगयुआन ने सोचा, हुक लग रहा है, बढ़िया काम है। यानी ये मेरे को कह रहा है कि एक तरीके से देख तू माउंट सिंपल डील है इनकी कि माउंटेन वाला जो स्नेल है ना, ये तू रख, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके ऊपर से जो मटेरियल आएगा ना वो मुझे दे दियो और उसके बदले मैं तेरे को ये दे देता हूँ। ना समझ रहा है? क्योंकि वो भी देखो डिफेंड तो नहीं कर पाएगा। मान भी लो अभी वो फेंगयुआन को जैसे-तैसे यहाँ पे भगा देता है, जो कि उसने सोचा भी था कि चलो फेंगयुआन को जैसे-तैसे डील करके भगा दो। लेकिन उसके मन में ये भी आ रहा है कि अगर मैं भगा भी दूँ तो एक बार भगा दूँगा फेंगयुआन को, दूसरी बार कोई और आएगा उसको भगा दूँगा, तीसरी बार भी चलो लड़ के भगा दूँगा, लेकिन चौथी, 5वीं बार क्या? ये चीज़ थी उसके मन में। तो फेंगयुआन यहाँ पे कंडीशन ऐड करता है। पहला कंडीशन, ये लिस्ट डबल करो, यही कंडीशन थी। माउंटेन मूविंग का फेस तुरंत ही टाइट हो गया। फेंगयुआन कहता है, दूसरा, माउंटेन स्नेल का नाम वू क्लैन के नाम पे रहेगा। माउंटेन मूविंग की आंखें एकदम भाई गुस्से से बढ़ गईं। फेंगयुआन कहता है, तीसरी भी कंडीशन है, असल कंट्रोल आपका होगा पर हर साल थोड़ा जो रिसोर्स है वो वू क्लैन को देना पड़ेगा। माउंटेन मूविंग और ज्यादा एंग्री हो गया और कहने लग गया, वो ये है, क्या तू मजाक कर रहा है मेरे साथ? फेंगयुआन सीरियस था, कहता है, नहीं नहीं, पर 3 सवाल मतलब सॉरी 3 सवाल पूछने की इजाज़त है? क्या तो बताओ, 3 सवाल पूछूँगा मैं। तो माउंटेन मूविंग कहता है, पूछ ले भाई। फेंगयुआन कहता है, 1, आप एक लोन कल्टीवेटर हो, तो क्या वू क्लैन माउंट स्नेल आपके नाम करेगा? खुद ही सोचो। दूसरा सवाल मेरा ये है, 2, अगर मिल भी गया, दूसरे सुपर फोर्सेस से कैसे डिफेंड करोगे? तीसरा सवाल मेरा ये है, सिर्फ़ मुझे ब्राइब दे के सोच रहे हो और पूरा वू क्लैन चुप रहेगा? ये भी तो सोचो। अब साइलेंस छा गई। वाइंड भी सुनाई दे रही थी, जो हवाएँ थी उनकी आवाज़ भी। माउंटेन मूविंग थोड़ा-सा पॉज़ लेता है लंबा वाला, फिर कहता है, तो फिर मैं क्या बन जाऊँ भाई? वो क्लैन का माउंटेन गार्ड बन जाऊँ? क्या बन जाऊँ? कुत्ता बनूँ उसका? तू बता। फेंगयुआन हँसते हुए कहता है, नाम का गार्ड बन जाओ, पर फ़ायदा तो पूरा आपका है ना। आखिर में डिसाइड करना, फेस चाहिए या रियल प्रॉफ़िट, तुम बताओ। फिर से व साइलेंस छा गई। बारिश भी रुक गई थी। माउंटेन मूविंग अब लंबी साँस लेता है, कहता है, ठीक है यार, ठीक है, तुम्हारे हिसाब से ही चलेगा। फेंगयुआन फिर से एक और डील जीत ली थी और बिना फाइट के, बिना नॉइस करे, एकदम दिमाग से गेम जीतकर भाई ने ये भी जीत हासिल कर ली। अब जब बारिश रुक भी गई थी, फेंगयुआन भी एक पहाड़ी के ऊपर आराम से खड़ा था, दूर जाते हुए माउंट स्नेल को देख रहा था। ऊपर माउंटेन मूविंग ओल्ड मॉन्स्टर खड़ा था, एक प्राउड ओनर की तरह, जो कि डील के हिसाब से हुआ था वही हो गया था।
पेंगुइन की आंखें वहां से अब हटाई, मुड़ा और अपना काम खत्म हो गया, भाई निकल चुका था। वू क्लैन और माउंटेन मूविंग गोल्ड मॉन्स्टर के बीच डील फिक्स हो गई थी। बीस्ट नाम से वू क्लैन का था, पर फायदा ओल्ड मॉन्स्टर का था। फेंगयुआन ने टास्क पूरा किया, प्रॉफिट भी कमा लिया। फेंगयुआन सोचता हुआ कहता है, माउंटेन मूविंग ने मेरी कंडीशन एक्सेप्ट की सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे पीछे वू क्लैन था। वू योंग खुद सुपर फोर्स के प्रेशर में है, इसलिए ये सोल्यूशन भी उसे एक्सेप्ट करना पड़ गया। अब मुझे जल्दी से क्लैन लौटना चाहिए। फेंगयुआन फुल सेटिस्फाइड था, उसने माउंटेन स्नेल हैंडल कर लिया था और साथ ही एक रेयर रिसोर्स भी मिल गए थे उसको। और अब वो कूलिंग थ्रेड केव बनाने लायक हो गया था और अपना सेकंड रिसोर्स फील्ड एक्सपेंड करने का प्लान भी बना रहा था। फेंगयुआन सोचते हुए कहता है, पहले जैसे स्पीड करता तो आधा साल लगता, लेकिन अब जब फंड्स मिल गए, इतना काम भी हो गया, तो लग रहा है बहुत फास्ट होने लग वाला है। फेंगयुआन का इमॉर्टल एसेंस अब ग्रीन ग्रेप नहीं था, अब वो बन चुका था रेड डेट इमॉर्टल एसेंस, क्योंकि भाई रैंक 7 था। और 100 इमॉर्टल एसेंस स्टोन बराबर एक बीड बनता था। वो प्लान कर रहा था कि गू फॉर्मेशन बनाने का, जिसमें चाहिए थे डार्क सॉफ्ट स्किल रैंक 6 और रिग्रेट वाटर रॉक जो कि रैंक 7 थे। आगे फेंगयुआन ने कहा, फंड्स मिल गए हैं, अब सब कुछ अरेंज हो जाएगा, बस एक बात बची है, मैं कब फिर से ड्रीम रेलम जा सकता हूँ। सब वू योंग का एटीट्यूड पर डिपेंड करेगा, वू योंग मुझे कब भेजेगा वहाँ। सीन दोबारा कट होता है वू क्लैन के हेडक्वार्टर्स में। दो इमोर्टल्स बात कर रहे थे, वू योंग रैंक 8 सुप्रीम एल्डर और उसका क्लोज अलाई वूफा। वू योंग कहता है, कौन सोचता था कि मेरा भाई माउंट स्नेल का मैटर इतना जल्दी सॉल्व करेगा। एल्डर वूफा, क्लैन रूल्स के हिसाब से उसे क्या रिवॉर्ड मिलना चाहिए। ये सिर्फ क्वेश्चन नहीं था, टेस्ट था। वू योंग अपने असाइड वाले बंदे से अपने ही एटीट्यूड समझाना चाहता था। टूवर्ड्स तो वो ही है, यानी वो बताना चाहता था कि तू बता, तू भी मेरे साइड का ही बंदा है, तो फेंगयुआन का मतलब देख ही रहा है, तू भी देख रहा है, मैं भी देख रहा हूँ उसको, तो बता क्या करना चाहिए। तो वूफा ने कहा, लॉर्ड वुई है एक लोन कल्टीवेटर बैकग्राउंड से आए हैं। एक लाइन पर मीनिंग डीप था और वू योंग हंस पड़ा। वू योंग कहता है, बिल्कुल उसका नेचर भी वैसा ही है, पैसे, रिसोर्स और क्विक प्रॉफिट कमाना, और यही उसकी पहली नजर है। वूफा सीरियस हो गया, कहता है, पर फ्रॉस्टी पीक और माउंटेन स्नेल दोनों छोटी चीजें नहीं हैं। वू योंग सडनली कहता है, सही कहा, अगर सब क्लैन मेंबर्स ऐसे होते तो क्लैन कभी टिकता, घंटा टिकता। सब ऐसे अपना अपना फायदा ढूंढते रहते तो क्लैन तो बनता ही नहीं कभी। पर अभी तक उसने कोई लिमिट तो क्रॉस नहीं करी है और अपनी कमजोरी भी एक्सपोज नहीं की है, तो क्या करें। वू योंग ने आगे कहा, मानना वैसे पड़ेगा, एबिलिटी तो है उसके अंदर। वू फा समझ गया कि वू योंग इम्प्रेस्ड हो गया है अपने भाई से और अलर्ट भी हो गया है। अभी उसे फेंगयुआन चाहिए, मैन पावर कम है, पर जब सिचुएशन स्टेबल होगी फेंगयुआन पहले एलिमिनेट होने वाला होगा, यानी सबसे पहले फेंगयुआन को हटाया जाएगा। कोई भी टॉप एल्डर अपने आसपास सिर्फ सेल्फ प्रॉफिट सीकिंग इंसान नहीं चाहता। यानी वो ये चाहते हैं कि मतलब फ़ायदा ही ना देखे यार, थोड़ा ये भी तो देखे कि हम दोनों साथी हैं, हम ये सब हैं। फ़ायदा ही देखते रह जाएँगे तो फिर बेकार है ना चीज़, क्योंकि फ़ायदे के लिए तो बंदा पलट भी सकता है। अब देखते हैं फेंगयुआन का रिटर्न। फेंगयुआन क्लैन लौट आया, उसने कामली वू योंग को रिपोर्ट दी, रिवॉर्ड मिला इमॉर्टल एसेंस स्टोन, पर ऑब्वियसली ये अमाउंट उसके माउंटेन मूविंग के प्रॉफिट के सामने कुछ भी नहीं था। फिर भी कुछ दिन बाद वो साइलेंट कल्टीवेशन में लग गया, कूलिंग थ्रेड्स केव का कंस्ट्रक्शन रेडी कर रहा था और प्रोग्रेस भी अच्छी थी। और हर थोड़े इंटरवल पे उसने इमॉर्टल एसेंस प्राइमेसी को हेवन एंड अर्थ क्वाइक में स्टेबलाइज भी करना पड़ता था, क्योंकि रिवर्स फ्लो रिवर एक स्केड्यूल डोमिनस के अंदर था, जिसकी वजह से वो सबसे ज़्यादा अर्थ क्यूआई या हेवन क्यूआई खाता था। इसलिए भाई को दोबारा से फ्यूल भरने के लिए अपना प्राइमेसी बाहर रखना पड़ता था। अब आगे देखते हैं। ये प्रोसेस थोड़ा स्लो था, पर फेंगयुआन जानता था कि सब्र का फल मीठा नहीं सबसे बढ़िया वेपन होता है। फेंगयुआन हेवन एंड अर्थ क्यूआई डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकता था, क्योंकि उसका एब्जॉर्ब करने का रेट बहुत हाई था और गैप भी शॉर्ट था। इसलिए उसे ट्रेजर एलो हेवन से इमॉर्टल मटेरियल खरीदने पड़ते थे, जिसे वो तोड़कर हेवन एंड अर्थ क्यूआई में कन्वर्ट करके अपने अंदर इन्फ्यूज करता था। ये प्रोसेस में बहुत एनर्जी और पैसा लगता था, लेकिन फेंगयुआन केयरफुली करता था ताकि कोई शक ना करे और उसकी आइडेंटिटी भी रिवील ना हो। कुछ दिनों बाद फेंगयुआन इरिटेट होने लगा। फेंगयुआन सोचता हुआ कहता है, जायंट ड्रीम रेलम का मैटर सेटल हो गया, पर वू यंग मुझे वापस नहीं जाने दे रहा। लगता है जिसे डरता वही हुआ है। वू यंग हर तरफ के प्रॉब्लम हैंडल कर रहा था और अभी फेंगयुआन जैसे कैपेबल बंदे को वापस भेजना उसके लिए रिस्की था। वो चाहता था फेंगयुआन और थोड़ा काम करे, और हाँ, उसके रिसोर्स चोरी करने पर फिलहाल आंख बंद कर रखी थी वू योंग ने कि कोई बात नहीं, चोरी कर रहा है, करने दो फेंगयुआन। लेकिन फेंगयुआन के लिए और ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो गया। फेंगयुआन अंदर ही अंदर कहता है, अब मुझे मूव लेना पड़ेगा। 12 दिन बाद यू हुआ माउंटेन पवेलियन। खतरनाक वाली चांदनी रात थी, हवा हल्की थी, पहाड़ों में ना मूनलाइट पानी की तरफ बह रही थी। एक स्टोन टेबल के आसपास 6 गुई मॉडल बैठे थे।
कियाओ शील्यू स्माइल करते हुए था, कहता है आज साउथर्न बॉर्डर का ईयरली मून फेस्टिवल है और आप सबके साथ सेलिब्रेट करना मेरे लिए खुशी की बात है। उसका वॉइस तो सॉफ्ट था, जैसे पहाड़ों के बीच पानी हल्का सा म्यूजिक हो। अच्छा तो लौंडिया है, कियाओ शील्यू एक लड़की है, ठीक है। व्हाइट ब्रोकोट जैसे ड्रेस में वो लिटरली फेरी लग रही थी। और यहाँ पे लुओ मूजी स्माइल करते हुए हॉटली कहता है, लुओ मूजी शायद ये भी लड़की है। लुओ मूजी कहती है फेरी शीलू के साथ फेस्टिवल मनाने का मौका मिलना मेरे लिए तो हॉनर है। उसकी आंखों में शीलू के लिए क्लियर प्यार और ऑब्सेशन था। लियाओ मूजी है, लौंडा है, लड़की है यार, ये लौंडा लग रहा है क्योंकि इन दोनों के बीच प्यार है। तो क्याओ शीलू तो हो गई लड़की, लू मोजी हो गया लड़का, ठीक है, दो लोग तो ये हो गए। शील्यू के टोटल 6 गेस्ट थे, 2 लड़कियां 4 लड़के। 2 लड़के लाओ मूजी और लू फिन थे, ठीक है, लाओ मूजी और लू फिन ये दोनों लड़के हैं और दोनों शील्यू के एडमायर करते थे। उन्हें इनवाइट मिलना उनके लिए बहुत बड़ा डील था। पर शीलू की नज़र अब एक नए बंदे पे थी, वो ही है मतलब फेंगयुआन। युआई शीलू सॉफ्टली कहती है ही है, तुम कह रहे हो तुम साउथर्न बॉर्डर में एडजस्ट होना चाहते हो। ये मून फेस्टिवल हमारा कल्चर है, सब पहाड़ी लोग इस दिन के मून को मतलब एप्रिशिएट, एक तो होता है ना एप्रिशिएट करते हैं, एप्रिशिएट क्यों कहता हूँ, एप्रिशिएट करते हैं, मतलब एडमायर करते हैं, बनाते हैं, एक फेस्टिवल बनाते हैं, है ना, वैसे टाइप का। शीलू की स्माइल देख के दोनों एडमायर जो मतलब उसके साथी थे जो एडमायर करते थे शीलू को, वो उन दोनों के चेहरे थोड़े खराब हो गए कि यार हम दोनों मतलब इससे प्यार करते हैं और ये लौंडिया उसको भाव दे रही है। उनका मूड थोड़ा-सा खराब हो गया क्योंकि फेंगिवान को शीलू की राइट साइड बिठाया गया था, मतलब वीआईपी सीट, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। फेंगिवान काम टोन में कहता है मून फेस्टिवल क्या करते हैं इसमें, सिर्फ मून देखते हैं क्या? क्याओ शीलू कहते हैं नहीं, हम चाय पीते हैं, पोयम लिखते हैं और रॉक्स डिसेक्ट करते हैं। फेंगिवान क्यूरियस हो गया, क्या रॉक्स डिसेक्ट? शीलू ने जवाब नहीं दिया बल्कि एक कप में खुशबू भरी चाय उसके सामने रख दी। कहा पहले मेरी पर्सनली ब्रीविड चाय टेस्ट करो, यानी इसके खुद ने बनाई होगी। ये देखकर लुओ मूजी पेशेंस उसका टूट गया। लुओ मूजी ऑलमोस्ट मतलब चिल्लाने वाला था। वो कहता है ये फेरी शीलू फेमस विलो स्पाइरल टी है, तुम्हें बस नॉट बैड कहना था, ठीक है, और ज्यादा कुछ मत बोलो, ठीक है, ये ज्यादा मत बोलो, इन्होंने खुद बनाई है, कुछ मतलब गंदा मत बोलना, होता है ना पोजेसिव नेचर। फेंगयुआन हो सकता था यहाँ पे कुछ और बोल दे या बेइज्जती ना कर दे या कुछ ना कह दे, तो भाई का पेशेंस टूट गया और उसने ऐसे बोल दिया। फेंगयुआन कहता ओह कुछ खास बात है क्या इसके अंदर? फेरी त्यान लू स्माइल करते हुए कहती है अगर तुम कप को थोड़ा सा हिलाओ तो चाय के सरफेस पे विलो लीफ जैसा एक कुछ बनेगा, तभी इसका रियल टेस्ट मिलता है। फेंगयुआन ने कप हिलाया, चाय में हल्का सा स्पाइरल बना, उसने सिप लिया। टेस्ट इमीडिएटली माउथ में फ्रेग्रेंस जैसा छोड़ गया, एकदम बहुत बढ़िया और रिच फ्लेवर लग रहा था, एकदम सूथिंग सा फ्लेवर था, मजा आया। तो फेंगयुआन कहता है ग्रेट टी है, बहुत बढ़िया। लाओ म्यूजियम जेलस हो गया, कह रहा है फेरी शीलू के हाथ की चाय सबको नहीं मिलती है, तुझे मिल गई, शुक्र कर थोड़ा सा, ज़्यादा बोलना था। फेरी तियानलू प्राउडली कहती है इस चाय के बनाने में 6 घंटे लग जाते हैं और ज़रा-सी अगर मैंने मिस्टेक कर दी ना तो समझ लो चाय तो खराब हो जाएगी। और ये चाय हर कोई बनाता है, शायद ये भी बनाती थी। लेकिन जो सबसे बढ़िया बनाती थी ये अपनी लौंडिया थी। अब आगे देखते हैं। लुनफाई इमोशनल हो गई, कहती है आज मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा हॉनर है फेरी शीलू की पर्सनली ब्रीविड चाय पीने का। ओके, तो फेरी शीलू जो यहाँ पे है ना वो सबसे बेहतरीन यहाँ पे चाय बनाती है। ये लोग भी बनाते हैं, बाकी फेरियाँ भी बनाती है जैसे फेरी तियानलू ये सब भी बनाती है। लेकिन क्या है ना ये जो अपनी शीलू है ये बहुत, शीलू या शीलू जो भी कह लो, ये बहुत बेहतरीन बनाते हैं, सबसे बढ़िया इसलिए। और वो दोनों लड़के भी फेरी शीलू के प्यार में गिरे हुए हैं और फेंगयुआन को ज़्यादा वो दिखा रहे हैं कि यार ज़्यादा मत बोल, ये मत कर। और ये लौंडिया भी होने दे रही हैं सब, क्या बोले। फेरी तियानलू आईब्रोज को अप करते हुए कहता है एक्सक्यूज़ मी, ये चाय सिर्फ़ ही के लिए बनी है ना? तो ये जो लुनफी था वो करते हुए रह जाता है बस। अब ये बात इसलिए आई थी ना क्योंकि ये लोग तो कहने लग गए, वो जो दोनों बंदे थे उसके प्यार में पागल, वो कहने लग गए कि ज़्यादा वो मत बन, ज़्यादा उड़ मत, ये वो उसको कह रहे थे। और उसके सामने चाय रखी थी तो भाई का मूड खराब हो रहा था क्योंकि ये जो चाय थी ना ये सिर्फ़ फेंगयुआन के लिए बनाई गई थी। फेंगयुआन पे जो फेंगयुआन पे अब थोड़ा-सा इतना बहुत आने लग गया, प्रेशर भी आने लग गया। लेकिन भाई अपना स्माइल कर रहा था। फेंगयुआन पे फेस पे जो स्माइल थी वो भी दिखा रहा था और उसका शांत नेचर था। फेंगयुआन अंदर से सोचता हुआ कहता है, कितनी भी खूबसूरत हो, अमर थोड़ी ना हुई हो, एक दिन यही खूबसूरती मिट्टी में मिल जाएगी। पर लोग कभी ब्यूटी से मतलब बच नहीं पाते। वो दोनों लाओ मूज़ी और लुनफी दोनों जो बंदे थे, जो चाय टेस्ट करने के लिए एक्साइटेड थे, अब ऑकवर्ड साइलेंस में बैठ गए थे क्योंकि उन्हें लगा क्या पता उन्हें भी चाय मिल जाए, लेकिन उनको चाय थोड़ी ना मिली। फेंगयुआन के सामने थी और वो कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे। वो फेंगयुआन को तो बोल सकते थे लेकिन इस चाय को थोड़ी ना कुछ बोल सकते हैं क्योंकि भाई उसकी बाबू ने बनाई है वो। क्याओ शीलू मुस्कुराते हुए कहती है विलियो स्पाइरल टी तो बस गुडविल का गेस्चर था, अब सबके लिए
बीविचिंग टी भी लाई हूँ। उसने अपनी सिल्क स्लीव से वेव उठाई, मतलब ऐसे वेव उठाई, इतना कुछ निकाला बेहतरीन तरीके से एकदम मैजेस्टिक लुक में। 5 व्हाइट पोर्सलेन डिशेस टेबल पे आ गईं और हर डिश के सेंटर में एक जेड जैसा ग्लोइंग ड्रू ड्रॉप था, हल्का वोबल करता हुआ, मूनलाइट में मैजिकल लग रहा था। लुओ मूज़ी थोड़ा-सा कवर अप करते हुए कहता है, "क्याओ लैन की बीविचिंग टी, वाह! आज टेस्ट मिल रहा है।" पर उसकी आँखों में अब भी फेंगयुआन के कप पे चिपकी हुई थी और लुनपी ने थोड़ा गुस्सा कंट्रोल करते हुए सिप लिया और बोला, "गुड टी है, बहुत बेहतरीन।" उसका फेस थोड़ा-सा स्टिफ हो गया। क्लियरली यहाँ पे जेलस था फेंगयुआन से। एक्चुअली बीविचिंग टी विलो स्पाइरल से काफ़ी सुपीरियर थी। वो क्लैन लेवल टी थी, पर इन दोनों के लिए फेंगयुआन को पहले दिया गया, उसने सबसे पहले पी, उसने खुद पिया, उसको ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंस मिल रही थी, ज़्यादा चीज़ें मिल रही थी, सुपीरियर था भाई यहाँ पे तो क्या बोलें। फेरी तियानलू स्माइल करते हुए कहती है, "शीलू, तुम्हारी बीविचिंग टी के बाद मेरी अरोरा टी लाने का कोई सेंस नहीं बचा यार, मैं अब क्या लाऊँ? मैं तो लाने वाली थी लेकिन तूने ही अपनी ला दी।" तो क्याओ शीलू थोड़ा-सा टीज़ करते हुए कहती है, "लाओ मत ना फिर, वैसे भी तुम्हारी अरोरा टी से तो मैं बोर हो गई हूँ। मैं तो अब शेंग लियू ड्रंकन फ्लावर टी का वेट कर रही हूँ। सुना है वो उसने तुमसे प्यार में मतलब पढ़कर बनाई थी?" अब ये ऐसे टीज़ कर रही थी। मतलब इसका जो इसका कोई बंदा होगा, फेरी तियानलू का कोई बंदा होगा जिसने उसका नाम लिया शेंग लियू नाम का, जिसकी एक बेहतरीन टी हुआ करती होगी ड्रंकन फ्लावर टी। तो वो कह रही थी कि जाओ अपने बंदे से बोलो वो टी लेके आए हैं। तो शेंग लियू ऑकवर्ड स्माइल के साथ कहती है, "वो बस एक सिंपल चाय थी यार, इतनी ख़ास थोड़ी ना।" और सही में सिंपल ही चाय थी, लेकिन वो होता है ना कि टीज़ करना, बंदे का नाम बीच में लाना। उसका बंदा था ना वो, तो उसका बंदे का नाम लिया ही बीच में कि अरे! तो टीज़ कर रही है। अब यहाँ पे जो फेरी तियानलू था वो हँसते हुए कहती है, "शीलू, मेरी लुओ को एम्ब्रेस मत करो यार, ये चाय सिर्फ़ मेरे लिए है, किसी और को मिलने वाली थोड़ी ना है।" ये कहकर उसने अपने प्यार भरी नज़र शेंग लियू पे डाली। दोनों टेबल के नीचे हाथ पकड़े हुए थे। अरे भाई साहब, इनका भी चक्कर चल रहा है। क्याओ शीलू हँसते हुए कहती है, "कब मिलेगा मुझे भी कोई मेरे लिए चाय बनाने वाला?" उसके सॉफ्ट वर्ड और मूनलाइट का कॉम्बो लिटरली पोएटिक सीन लग रहा था, एकदम चाँद की तरफ देखते हुए कह रही है, "कब मिलेगा?" अरे भाई साहब! यहाँ पे लियो मूज़ी और लियो फिन दोनों का दिल फिर से जल उठा, क्योंकि वो तो देख के उधर कह रही है लेकिन असली इंटेंशन फेंगयुआन की तरफ ही है कि वो कहना चाह रही है कि तुम ही बन जाओ बाबू, और ये दोनों देख रहे हैं, ये दोनों मतलब क्या बोले, जल कुकड़े देखे जा रहे हैं। इन जल कुकड़ों को लग रहा है कि कब हमसे ऐसा बोला जाए तो मज़ा आए। इन क्या बोले। लुओ मूज़ी उठकर कहता है, "फ़ेरी शिलू, मेरे पास 9 रिकलेक्टिंग फ्रेग्रेंस टी है। मेरी क्रिएशन आज आपके लिए मैं लाता हूँ।" यहाँ पे लुनफी भी तुरंत ही चिपका के अपना कहता है, "और मेरे पास भी यिन यांग टी है, क्लियर सेपरेशन ऑफ यिन यांग, प्लीज़ इसको भी टेस्ट कीजिए।" दोनों ने अपनी चाय सिर्फ़ शीलू को ऑफ़र की, बिल्कुल वैसे जैसे फेंगयुआन को दी गई थी सिर्फ़ फेंगयुआन के लिए, इन दोनों ने सिर्फ़ शीलू को दी उसके लिए। अब क्याओ शीलू ने दोनों टी को टेस्ट करा और सॉफ्टली स्माइल करा। क्याओ शीलू कहता है, "9 रिकलेक्टिंग फ्रेग्रेंस, वाह! नाम जैसा ही है, चाय भी वैसी है। हर सिप में अलग फ्रेग्रेंस आ रही है, ट्रूली स्पेशल है, बहुत बेहतरीन।" अब लाओ मुझे एकदम खुश भाई, अंदर खुशी ने समाई जा रही थी, बाबू ने तारीफ़ कर दी थी। भाई कहता है, "फ़ैरी, आपने तो जो मेरे को बोल दिया ना, बस वही मेरे लिए वो जो शब्द है ना, वही मेरे लिए सबसे बेहतरीन बात है। क्या शब्द बोले आपने, बस यही तो मेरा रिवॉर्ड है और मुझे कुछ नहीं चाहिए।" फिर उसने लुनफी की तरफ मुड़ा और क्याओशिलो कहती है, "यिन यांग टी, इसके 3 ब्रीविंग लेवल होते हैं। तुमने सेकंड लेवल तक अचीव किया है। पूरे साउथर्न बॉर्डर में शायद 10 से भी कम लोग होंगे जो ये कर पाएँ सेकंड लेवल तक की टी बनाना। ट्रूली वर्दी ऑफ अ फूड पाथ एक्सपर्ट, बहुत बेहतरीन।" तो जो लुनफाई था वो भी बंदा हिल गया, वो भी एकदम प्राउड स्माइल आ गई भाई के फेस पे, वो भी कुछ बोला नहीं लेकिन खुशी तो समाई नहीं जा रही थी भाई के। सीन अब सब गुई इमॉर्टल अपनी-अपनी चाय ला रहे थे, टैलेंट दिखा रहे थे, एलिगेंट लग रहे थे, इतना बढ़िया मज़ा आ रहा था। कोई नॉर्मल टी पार्टी तो ये थी नहीं, बल्कि हिडन कॉम्पिटिशन था। टी के नाम पे प्रेस्टीज और इमोशंस का गेम था यहाँ पे। अब थोड़ा बंदा जो लुनफी था ना उसके बारे में बताया गया। वो तो फूड पाथ का था। फूड पाथ एक रेयर कल्टीवेशन पाथ था जिसमें पोटेंशियल तो था पर प्रॉपर्ली डेवलप कभी हुआ ही नहीं। फेंगयुआ थोड़ा-सा सरप्राइज़ भी हुआ। फेंगयुआ ने अंदर सोचते हुए कहा, ये जो लुनफी नाम का बंदा है फूड पाथ का कल्टीवेटर है, इंटरेस्टिंग है। अगर इसकी इनहेरिटेंस मिल जाए तो मेरे इमॉर्टल गो के लिए बहुत फ़ायदा होगा।" उसके अंदर तुरंत ही मैलिशियस इंटेंट जाग गया था। वही भाई मार-काट वाला कि इसको मारो छीनो। फेंगयुआन आगे कहता है, "पहले बैकग्राउंड चेक करना होगा। अगर मौका मिला तो मूव करूँगा, पर वो ये है कि आइडेंटिटी सेफ रहना चाहिए।" क्योंकि राइटियस पाथ में फेंगयुआन ओपनली किसी को मार नहीं सकता था। अगर छोटी-सी गलती हुई तो वो क्लैन भी मुसीबत में आ जाता। सो प्लान सिंपल था। अगर लुनफी का इनहेरिटेंस वर्थ इट हुआ, तो फेंगयुआन उसकी सोल कैप्चर करके फूड पाथ का नॉलेज निकाल लेगा, बिना गिल्ट के।
लुनफी एक्साइटमेंट में था। वो कहता है मैंने ये चाय 7 दिन और 7 रात में बनाई थी। फेरी के प्रेस से सब मेहनत सफल लग रही है, लग रहा है बढ़िया बनी है। फिर वो फेंगयुआन की तरफ देखता हुआ बोला, लॉर्ड वुई है, आप अपनी चाय ज़रा दिखाएँ, हम भी तो चखना चाहेंगे आपकी चाय। उसे क्या पता फेंगयुआन उसकी मौत का प्लान बना रहा था, ये भाई चाय चखने की बात कर रहा है। लुओ मूज़ी फेक स्माइल के साथ कहता है, ईस्टर्न सी के रिसोर्स सबसे ज़्यादा हैं। वुई है, वहाँ सालों से रहता है, उसकी चाय तो सबसे बेस्ट होनी चाहिए। भाई क्या बोले फेंगयुआन को उकसा रहे हैं, फेंगयुआन को चिढ़ाना चाह रहे हैं क्योंकि देखो होता है ना वही कि सब लोग एक बर्थडे पार्टी में आए हुए हैं और जो बर्थडे गर्ल है उसको तो सबने गिफ्ट दे दिया, लेकिन एक लौंडा जो कि नहीं लाता है गिफ्ट, वो बहुत शर्म से पानी-पानी हो जाता है जब सब लोग गिफ्ट दे रहे होते हैं, उसके पास कुछ नहीं होता देने को। दोनों राइवल लुओ मूसी और लुनफी एक साथ फेंगयुआन को कॉर्नर करने की कोशिश कर रहे थे ताकि वो ऑकवर्ड सिचुएशन में आ जाए। और यहाँ पे क्याओ शीलू ने थोड़ा-सा कहा, समझ गए कि दोनों का मकसद फेंगयुआन को इम्प्रेस करना था। अगर फेंगयुआन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाय लाता तो होस्ट से ओवरशैडो करना रूड होता और अगर नॉर्मल लाता तो मज़ाक उड़ते। इसलिए पर फेंगयुआन बिल्कुल कॉन्फिडेंट था। उसने बिना डिले करे 5 कप निकाले और बोला, प्लीज़ एन्जॉय करो। फेरी तियान्यू एकदम क्यूरियस हो गई। मुझे देखना है लॉर्ड वुई की चाय कैसी होगी। लेकिन पर पहला जो सिप लिया, लुनफी ने लिया और क्लियरली राइवल नॉकडाउन का मौका समझ के एक सिप लेते ही उसका चेहरा बिगड़ गया। लुनफी ने लुनफी ने भी लिया और कहा कि क्या घटिया चाय है, ये चाय थोड़ी ना है। लुओ मूज़ी ने भी टेस्ट किया और सरकास्टिकली बोला, इतनी भी बढ़िया नहीं है। लुओ मूज़ी आगे कहता है, ये तो सबसे बेकार चाय है जो मैंने कभी पी है। मॉर्टल चाय भी इससे बेटर होती है। क्या कहना चाह रहे हैं ये लोग? फेरी तियानलू ने मेडिटेटिंग ट्राई करा पर सिप के बाद मुस्कुराते हुए बोली, फेरी तियानलू कहती है ये चाय तो सॉल्टी और बिटर है जैसे समुंदर का पानी। फेंगयुआन काम टोन में कहता है बिल्कुल सही, ये चाय नहीं ये सी वाटर। भाई ने चाय के नाम पे नमक का पानी पिला दिया। चाय पी लो चाय। सब शॉक में हो गए। लुओ मूजी कहता है, क्या तुम सी वाटर लाए हो? फेरी शिलियू को इंसल्ट कर रहे हो क्या? फेंगयुआन का स्माइल सीरियस एक्सप्रेशन में बदल गया। फेंगयुआन कहता है, मैं टी लवर नहीं हूँ, अगर मुझे कुछ पीना हो, तो बस ये समुंदर का पानी है। ईस्टर्न सी में मैं अकेला था, हर दिन सुबह उठकर एक बॉल ये जो सॉल्टी वाटर होता है ना, यही पीता था। मुझे याद दिलाने के लिए ज़िंदगी कभी ईज़ी नहीं होती। हर और ये जो हार है और हर दिन मुझे हार का सामना या जीत मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। मुझे हर दिन आगे बढ़ना है, बस यही मेरा गोल होता था और मेरे लिए गिव अप करना वो तो अलाउड ही नहीं था। भाई अपनी ज़िंदगी के रोने-धोने चालू कर दिए उसने, बढ़िया। पवेलियन में साइलेंस छा गया, सब उसके वर्ड्स और काम टोन से लॉस्ट हो गए थे। तब क्याओ शीलू ने अपना कप उठाया और स्लो सिप ली और सॉफ्ट स्माइल के साथ कहा, "ये मेरी ज़िंदगी की सबसे स्पेशल चाय है। यी है, वो यी है", यानी फेंगयुआन को कह रही है और कहती है, मुझे वाक़ई मेरे दिल में छू गया, थैंक यू।" उसके लिप्स पे मूनलाइट और ब्राइट चमकने लग गए, एकदम लिप्स भी चमक रहे थे और दोनों राइवल्स जो कि लुओ मूज़ी और लुनफी थे, बस बैठकर चुप ही हो गए, कुछ बोल ही नहीं पाए। उनके फेस पर क्लियरली लिखा था कि डिफीटेड, भाई ये दोनों हार चुके थे। क्योंकि फेंगयुआ ने सुना दिया ना कि भाई तुम लोग पीते होगे चाय, तुम लोग पीते होगे ये सब, मेरी ज़िंदगी में तो ये नमक का पानी ही था, मैं तो यही पीता था। ये अपनी औकात दिखाने के लिए, अपने आप को अपनी औकात दिखाने के लिए कि तू देख इसी में जन्मा है और इसी में दफ़न हो जाएगा, अपनी औकात में रहे।